यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 51। क्या हो रहा है? जिया वेई और ले जुवान चौंक गए। ये औरतें कौन थीं? वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं और एक पल सोचा, फिर उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसे वाई वम जैसी मुस्कान की दूसरी खूबी याद आई। जब नाइट क्लब क्वीन लेवल की औरतों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये 100% असिस्ट इफेक्ट दे सकती है। उसी समय मास्टर लिटिल वाई वम की जिंदगी की कहावत भी याद आई, नाइट क्लब की मुस्कान खतरनाक होती है, खूब सारे किडनी टॉनिक और कॉन्डोम तैयार रखें। इसका सामना करने के लिए कितने कॉन्डोम और किडनी टॉनिक लगेंगे? वांग हाओ का मुंह फड़क उठा। अगर वह इन भूखी नाइट क्लब क्वींस के ग्रुप में आ गया तो वह पक्का बिस्तर पर मर जाएगा। वांग हाओ यहाँ है। सब लोग जल्दी से वांग हाओ को पकड़ो और पुलिस स्टेशन भेजो। तभी गुस्साए लोगों का एक बड़ा ग्रुप भी 11th हाई स्कूल में घुस गया और लोगों को नुकसान से बचाने के नारे लगाने लगा। ये सीन देखकर वांग हाओ को फिर से मास्टर वुल्फ फीड्स लिटिल बीस्ट की जिंदगी की समरी याद आई। जिंदगी खतरनाक है, इंश्योरेंस खरीदना याद रखना। क्या अब भी मेरे लिए इंश्योरेंस खरीदने का टाइम हो गया है? वांग हाओ ने रोते हुए चेहरे से कहा। हालांकि फेम मिलने के बाद वह आसानी से लाखों पॉइंट्स कमा सकता था, लेकिन कीमत भी कम नहीं थी। जिया वेई ने वांग हाओ को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। बड़े बुरे आदमी, तुम्हारे लिए इंश्योरेंस खरीदने में बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं अगले साल इसी समय तुम्हारे लिए पैसे जला दूंगा। ये कहकर जिया वेई ने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया, उसके कंधे हंसी से हिल रहे थे। वांग हाओ ने जिया वेई को गुस्से से घूरा, फिर ले जुबान को कहा, उन्हें रोकने में मेरी मदद करो, मैं पहले जा रहा हूँ। ले जुबान उसने बेबसी से सिर हिलाया, आगे बढ़ी और वांग हाओ को अपने पीछे रोक लिया। जिया वेई थोड़ी दुखी थी, मुंह बनाते हुए बोली, ले जुबान, तुम बिना वजह इस बड़े बुरे आदमी की मदद क्यों कर रहे हो? हम सब क्लासमेट हैं, अगर हो सके तो हमें मदद करनी चाहिए। ले जुबान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसके अलावा उसने 100 स्कूल कंपटीशन में हमारी बहुत मदद की थी। तुम सच में बहुत अच्छे हो। जिया वेई ने अपने गाल फुलाए और गुस्से वाली भीड़ और मोहक औरतों को रोकने के लिए आगे बढ़ी। ले जुबान के होंठों पर मुस्कान आ गई। हालांकि जिया वेई और वांग हाओ की आपस में नहीं बनती थी, फिर भी वे मुसीबत में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। इससे ये भी साबित हुआ कि वांग हाओ असल में इतना बुरा नहीं था और जिया वेई इतना हिंसक भी नहीं था। जैसे ही वांग हाओ फ्लड ड्रैगन में कूदा, फ्लड ड्रैगन तुरंत एक्टिव हो गया, रोशनी की एक धारा में बदल गया और क्षितिज में गायब हो गया। प्रिंसिपल का ऑफिस। सुम्यू ने जाते हुए वांग हाओ को देखा, शांत और चुप रहा। उसके पीछे प्रिंसिपल जोंगली ने उत्सुकता से पूछा, सीनियर सुम्यू, आपने उन गुस्सैल लोगों को स्कूल में आने दिया, क्या ये वांग हाओ को सबक सिखाने के लिए नहीं था? लेकिन अब तुमने वांग हाओ को जाने दिया है, इसका क्या मतलब है? सुम्यू ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि ये गुस्साए लोग वांग हाओ को पकड़ सकते हैं? या तुम्हें लगता है कि कुदरती तौर पर बने लाइटनिंग स्टेप सिर्फ दिखावे के लिए हैं? तुम चाहते हो कि वांग हाओ इसे थोड़ा कंट्रोल करे? प्रिंसिपल जोंगली ने हिचकिचाते हुए पूछा। सुम्यू ने सिर हिलाया, जैड को बिना तराशे बर्तन नहीं बनाया जा सकता। यह एक जिद्दी पत्थर है। इस बूढ़े आदमी को इसे धीरे धीरे चमकाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। प्रिंसिपल जोंगली ने जाते हुए फ्लड ड्रैगन को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। उसे उम्मीद थी कि वांग हाओ को चेतावनी मिल जाएगी, नहीं तो अगली बार बहुत बुरा होगा। पृथ्वी मिलिट्री रीजन। इंटरस्टेलर फेडरेशन में हर ग्रह पर एक मिलिट्री रीजन तैनात है। बेशक तैनात मिलिट्री रीजन की लड़ाकू ताकत ग्रह के लेवल के आधार पर बहुत अलग अलग होती है। हालांकि वे सभी इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी सेनाओं में से एक मिलिट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। इस समय एक फाइटर जेट मिलिट्री रीजन के रनवे पर उतरा। जुओ चाओ स्वाभाविक रूप से फाइटर जेट से बाहर निकला और मिलिट्री रीजन के सबसे बड़े कमांडर मेजर जनरल जुओ यू के ऑफिस की ओर चल पड़ा। डैड, मुझे वांग हाओ को मेचा वुल्फ देने का आपका क्या मतलब था? जुओ चाओ ने जुओ यू से पूछा, जो हमेशा ठंडा रहता था और जिसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, जैसे ही वह दरवाजे के अंदर आया। जुओ यू ने बिना किसी भाव के कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ बातें तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ? जुओ चाओ ने बिना यकीन किए कहा, मैं पहले से ही 17 साल का हूँ और मैं कुछ दिनों में कॉलेज जा रहा हूँ। क्या कॉलेज जाना कोई बड़ी बात है? जुओ यू ने जवाब दिया, जिससे जुओ चाओ चुप रह गया। ये देखकर कि जुओ चाओ अभी भी उसे बिना यकीन के देख रहा था, जुओ यू ने बेबसी से आह भरी, अरे भूल जाओ, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ ताकि तुम कोई गलती न करो, लेकिन तुम बिल्कुल किसी को नहीं बता सकते, वरना मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाऊंगा। जुओ चाओ की आंखें चमक उठी और उसने बार बार सिर हिलाया। जुओ यू ने अपने हाथ पीछे किए, खिड़की के पास आया और एक शब्द बोला, वांग हाओ के पिता मार्शल जेनवेई वांग तियानी हैं। ओह, तो वह वांग तियानी का बेटा है। क्या वांग हाओ वांग तियानी का बेटा है? जुओ चाओ एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसका दिमाग खाली हो गया।
वह सच में इस बदमाश वांग हाओ को अपने बचपन के आइडल ईमानदार मार्शल जेनवेई से जोड़ नहीं पा रहा था। ये सही नहीं है, झुओ चाओ ने कहा। जब वांग हाओ मार्शल वांग तियानी का बेटा है तो वह धरती पर क्यों है? इसमें इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतों में से 4 शामिल हैं और मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कैसे समझाऊं, झुओ यू ने आह भरी। 5 बड़ी ताकतें इंटरस्टेलर फेडरेशन को दिखाती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से मुकाबला भी कर रही हैं और वांग हाओ को इस मुकाबले का शिकार कहा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, झुओ चाओ एक पल के लिए हैरान रह गया। हालांकि वांग हाओ का टैलेंट बेमिसाल था, लेकिन इसमें 4 बड़ी ताकतें शामिल नहीं होनी चाहिए थीं। झुओ चाओ के पास आया, उसके कंधे पर थपथपाया। ये बातें तुम्हें भविष्य में पता चलेंगी। अब वांग हाओ का दौर शुरू हो गया है। तुम्हें पता है क्या करना है ना? झुओ चाओ चुप हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पिता का क्या मतलब है। वांग हाओ के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ ताकि वह बाद में वांग हाओ के सहारे जल्दी आगे बढ़ सके। सॉरी डैड, मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। झुओ चाओ ने अपना सिर झुका लिया, झुओ यू की डांट का इंतजार करते हुए। झुओ यू ने सांस छोड़ी और आह भरी। अरे कोई बात नहीं, एक बच्चे के लिए अपने विचार होना अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी वही बात कहता हूँ, वांग हाओ से दुश्मनी मत करो। वह मार्शल जेनवेई से अलग है। यह आदमी बेरहम हो सकता है और वह काफी चालाक भी है। झुओ चाओ ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गया। और ली युनयान को मत उकसाओ, यह आदमी भी अनचेबल है। झुओ यू के सिर में दर्द हो रहा था। आखिर वह एक मेजर जनरल था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वह छू नहीं सकता था, जो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। झुओ चाओ ने हैरानी से पूछा, ली युनयान की कल्टीवेशन बहुत आम है, उसमें कुछ खास नहीं है, वह भी अनचेबल क्यों है? वह गुवान जियंग का चेला है, झुओ यू ने धीरे से कहा। गुवान जियंग? झुओ चाओ का चेहरा फिर बदल गया, ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कने लगेगा। न सिर्फ मार्शल जेनवेई का बेटा आया, बल्कि अब यहाँ गुवान जियंग का एक चेला भी था। आप जानते हैं, ये गुवान जियंग उसी जमाने का आदमी था जिस जमाने में वांग हाओ के पिता वांग तियानी थे। वह रॉयल एकेडमी के इतिहास का सबसे मजबूत स्टूडेंट था, एक जीनियस जिस पर सबका ध्यान होना चाहिए था और जिसने एक जमाने को लीड किया। बदकिस्मती से वांग तियानी आखिरकार सामने आया और वह हमेशा वांग तियानी के प्रभामंडल में रहा। अब जब गुवान जियंग का चेला और वांग तियानी का बेटा टकरा रहे थे, तो कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि क्या होगा। लेकिन ली युनयान की साधना। झुओ चाओ सच में समझ नहीं पा रहा था कि उस लेवल का आदमी ली युनयान को अपना चेला क्यों चुनेगा। झुओ यू कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ली युनयान एक सुपर जीनियस है। बस बात यह है कि कल्टीवेशन के तरीके की वजह से वह अभी लेटेंट ड्रैगन स्टेट में है, लेकिन एक बार जब वह बाहर निकलेगा तो ये कहना सच में मुश्किल है कि उसके और वांग हाओ में से कौन जीतेगा। लेटेंट ड्रैगन? झुओ चाओ ने एक पल सोचा, फिर डरे हुए चेहरे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उस टेक्निक से कल्टीवेशन किया हो? झुओ यू ने जोर से सिर हिलाया। झुओ चाओ का ठंडा पसीना तुरंत बह निकला। उसे लगा कि उसे और भी ज्यादा मेहनत से कल्टीवेशन करने की जरूरत है। इन 2 मॉन्स्टर्स के होते हुए ये दौर पक्का शांत नहीं होगा। धरती पर एक पहाड़ की चोटी पर बादल और धुंध घूम रहे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके माथे पर सफेद बाल थे, चोटी पर पालथी मारकर बैठा था। यह अधेड़ उम्र का आदमी गुवान जियंग था। अगर कोई औरत उसे देखती तो वह जरूर उसके सुंदर रूप और समझदार व्यवहार पर मोहित हो जाती और फिर चीख पड़ती। हुश हुश, तेज हवा की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा और ली युनयान पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, गुवान जियंग के बगल में घुटने टेक दिए। उसने कुछ उदास होकर कहा, मास्टर, आपका शिष्य वापस आ गया है। गुवान जियंग ने अपनी आंखें खोलीं, जो शांत थीं और उनमें कोई हलचल नहीं थी। तुम हार गए। ली युनयान ने बेमन से सिर हिलाया। बुरा नहीं। गुवान जियंग हल्के से हंसी, तुमने पहले की तरह बहाने नहीं बनाए। ली युनयान ने अपना मुंह खोला, फिर आह भरकर कहा, इस बार आपका शिष्य सच में हार गया और मुझे पूरा यकीन है। ओह, गुवान जियंग को दिलचस्पी हुई। उसने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला, इस 100 स्कूल कंपटीशन का वीडियो निकाला और देखने लगा। देखने के बाद गुवान जियंग चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। वांग हाओ के नेचुरली बहते लाइटनिंग स्टेप्स, ग्रेट स्वॉर्ड पर उसकी मास्टरी, पोशन बनाने में उसकी स्पीड और लेवल 3 एपोथेक्री के तौर पर उसकी काबिलियत ने उसे अजीब सा महसूस कराया। साथ ही उसे उस समय की याद आ गई जब वह वांग तियानी से मिला था। यह एक ऐसी फीलिंग थी कि जब वह भी जिंदा था तो मैं क्यों पैदा हुआ। उस समय वह असल में रॉयल एकेडमी का नंबर 1 जीनियस था और रॉयल एकेडमी के इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस भी। उसने अपने से पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और हर कोई मानता था कि वह एक ऐसा इंसान है जो एक युग को लीड करेगा, जिसमें वह खुद भी शामिल है। लेकिन वांग तियानी से लड़ने के बाद सब कुछ एक बुलबुले की तरह गायब हो गया। उसकी हार के साथ उसकी इज्जत और रुतबा भी खत्म हो गया। अपने दुख में उसने एम्परर स्टार को छोड़ दिया और पूरे यूनिवर्स में घूमना शुरू कर दिया।
सब कुछ छोड़कर उसकी साधना और उसके मन की हालत दोनों फिर से बन गए। अफसोस की बात थी कि जब उसने वांग तियानी को फिर से चैलेंज करना चाहा तो वांग तियानी पहले ही गायब हो गया था और उसकी इच्छा अधूरी रह गई। वांग तियानी, तुम सच में जिंदगी में मेरे किस्मत के दुश्मन हो। हा, गुवान जियंग ने इमोशन से आह भरी, फिर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वह बहुत खुशी से, बहुत खुलकर हंसा। वांग तियानी के गायब होने के बाद वह बहुत देर तक दुखी रहा और उसने फिर से अपनी इंटरस्टेलर यात्रा शुरू की। नतीजतन उसकी मुलाकात ली युनयांग से हुई। ये देखकर कि इस बच्चे में बहुत टैलेंट है, उसने ली युनयांग को साधना करने और फिर अपने अफसोस की भरपाई के लिए उसे वांग तियानी के बेटे से लड़ने के बारे में सोचा। लेकिन किसने सोचा होगा कि इज्जतदार मार्शल जेनवेई का बेटा सच में जाकर पोषण से खेलेगा। इससे उसे एक और बड़ा झटका लगा। हालांकि अब बारिश आखिरकार थम गई थी और आसमान साफ हो गया था। वांग हाओ, ये बच्चा अपने गलत कामों से वापस आ गया था और उसने फिर से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था, जिससे उसे अपने पछतावे की भरपाई करने का मौका मिला। वांग तियानी, वांग हाओ, क्या ये हो सकता है? ली युनयांग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे आखिरकार वह तय दुश्मन याद आ गया जिसे गुवान जियंग ने उस समय उसके लिए तय किया था, वांग तियानी का बेटा। हाँ, सही है, वांग हाओ वांग तियानी का बेटा है। क्या तुम में उसे हराने का कॉन्फिडेंस है? गुवान जियंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। ली युनयांग का मुंह फड़क उठा। वह वांग हाओ को कैसे हरा सकता था? क्या वे एक ही लेवल के थे भी? गुवान जियंग ने ली युनयांग के कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, युनयांग, तुम जो कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करते हो वह हेवन एंड अर्थ असेंडिंग ड्रैगन आर्ट है, जिसे इंटरस्टेलर फेडरेशन के पहले प्रेसिडेंट ने कल्टीव किया था। हजारों सालों से पहले प्रेसिडेंट के अलावा सिर्फ तुमने ही इसे सीखा है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ली युनयांग ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन शिकायत करने लगा। उसके गुरु उसे हर दिन एक हिप्नोटिक पोशन पिलाते रहते थे और कहते थे कि उसने जो हेवन एंड अर्थ असेंडिंग ड्रैगन आर्ट कल्टीव किया है वह कितना पावरफुल है, लेकिन न सिर्फ उसकी कल्टीवेशन बहुत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, बल्कि उसकी कॉम्बैट पावर भी बहुत अच्छी नहीं थी। इससे उसका मन दूसरी कल्टीवेशन टेक्निक अपनाने का हुआ। अफसोस, तुम अभी इतने छोटे हो कि यह नहीं जानते कि हेवन एंड अर्थ असेंडिंग ड्रैगन आर्ट क्या दिखाता है। गुवान जियंग ने आह भरी, फिर सख्ती से कहा, उस समय पहले प्रेसिडेंट ने धरती से बाहर निकलने के लिए हेवन एंड अर्थ असेंडिंग ड्रैगन आर्ट पर भरोसा किया था। रास्ते में देवताओं और बुद्धों को मारकर मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे इंटरस्टेलर फेडरेशन की मजबूत पकड़ बनाई। ली युनयांग हैरान रह गया। उसकी लड़ने की ताकत पहले प्रेसिडेंट से अलग क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने नकली हेवन एंड अर्थ असेंडिंग ड्रैगन आर्ट बनाई हो? गुवान जियंग ने आगे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर चढ़ने वाले ड्रैगन आर्ट के शुरुआती स्टेज में आपको ड्रैगन एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए अपने एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट का 90% इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपकी कॉम्बैट पावर भी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जब आप ड्रैगन एम्ब्रियो को कल्टीवेट करते हैं और उसे रिलीज करते हैं तो आपकी कॉम्बैट पावर में ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी पर चढ़ने वाले ड्रैगन आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए सब्र और लगन की ज़रूरत होती है। ली युनयांग ने हैरानी से पूछा, तो मैं अपना ड्रैगन एम्ब्रियो कब रिलीज कर पाऊंगा? जब आप इसे फटने से नहीं रोक पाएंगे। गुवान जियंग ने ली युनयांग के कंधे पर थपथपाया, फिर गहरी आवाज में कहा, लेकिन वांग हाओ का टैलेंट कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। भले ही आप स्वर्ग और पृथ्वी पर चढ़ने वाले ड्रैगन आर्ट को कल्टीवेट करें, हो सकता है कि आप उसका मुकाबला न कर पाएं। मुझे आपको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एक जगह ले जाना होगा ताकि आप वांग हाओ से मुकाबला कर सकें। पृथ्वी छोड़कर ली युनयांग का दिल बैठ गया और उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। धरती छोड़ने का मतलब था कि वह ले जुबान को फिर कभी नहीं देख पाएगा। गुवान जियंग ने सिर हिलाया। अल्पविराम अल्पविराम, सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल। एलिमिनेट होने के बाद जू कियानकिन को इलाज के लिए यहाँ भेजा गया था। इस समय सुमू जू कियानकिन के हॉस्पिटल रूम में पहुंचा। अपने सामने सावधान जू कियानकिन को देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, छोटी लड़की, ये बुरा आदमी बुरा इंसान नहीं है। तुम कौन हो? जू कियानकिन ने फिर भी सावधानी से पूछा। ये बुरा आदमी सुमू। सुमू ने अपनी दाढ़ी सहलाए और अपना परिचय दिया। तियानबेई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सुमू। जू कियानकिन एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसे अविश्वसनीय लग रहा था। छोटी लड़की, इस बूढ़े आदमी का एक अच्छा दोस्त है जो हर जगह एक शिष्य ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अपनी पसंद का कोई शिष्य नहीं मिला है। सुम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुख्य कारण यह है कि वह तुम्हारी तरह ही एक डार्क स्पिरिट बॉडी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो? जू कियानकिन ने हैरानी से अपने लाल होंठ ढक लिए और बार बार अपना छोटा सा सिर हिलाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुटने वाला है। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी चीज़ मिलेगी। सुम्यू का अच्छा दोस्त, सिर्फ उसकी ताकत के बारे में सोचना भी आसान नहीं होगा। अचानक जू कियानकिन को होश आया और उसने झिझकते हुए कहा, तो मेरे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का क्या होगा?
चिंता मत करो, सू म्यू ने हाथ हिलाया और कहा, तुम मेरे अच्छे दोस्त के साथ साधना करने जाओगी, लेकिन तुम्हारा स्टूडेंट स्टेटस तियानबेई यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होगा। तुम्हें बस हर साल फाइनल एग्जाम के लिए वापस आना होगा। थैंक यू, सीनियर सू म्यू। ज़ुकियानकिन ने उत्साह से धन्यवाद में सिर झुकाया। मन ही मन वह सोच रही थी कि जब वह राजा बनकर वापस आएगी तो उस बदमाश वांग हाओ को जरूर पीटेगी, ताकि उसने उससे जो खून बहाया था उसका बदला ले सके। इस बीच वांग हाओ को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसे बिना वजह कुछ दुश्मन मिल गए हैं। इसके बजाय उसने 20 मिलियन खर्च करके बहुत सारी दवा वाली जड़ी बूटियां खरीदी, वापस जाकर एक मेरिडियन ब्रेकिंग पोशन बनाने की तैयारी की ताकि ऑफिशियली मार्शल मास्टर तक पहुंच सके। पोशन खरीदने के बाद वांग हाओ को एक मैसेज मिला कि 4 बड़े यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कंपटीशन 2 दिन में होंगे। इसमें यह भी बताया गया कि इस सिलेक्शन कंपटीशन में सुधार किए जाएंगे और उम्मीद थी कि इसमें हिस्सा लेने वाले सभी कंटेस्टेंट पहले से तैयारी कर लेंगे। क्या ये लोग सीरियस हैं? वांग हाओ शिकायत किए बिना नहीं रह सका। 100 स्कूल कंपटीशन के नियम बदल गए थे और अब सिलेक्शन कंपटीशन के नियम भी बदल रहे थे। वे सैकड़ों सालों से नहीं बदले थे, लेकिन जब उसने एग्जाम दिया तो वे सब बदल गए। घर पर वांग हाओ अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं और पसीने की हल्की चमक थी। मेरिडियन ब्रेकिंग पोशन को कामयाबी से बनाने के बाद वांग हाओ ने तुरंत उसे पी लिया और मार्शल स्काई डेमन आर्ट को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। अपने डेंटियन में ट्रू क्यूई को गाढ़ा करने की तैयारी की, फिर एक ही बार में अपने शरीर में मेरिडियन को तोड़कर मार्शल मास्टर बन गया। मार्शल अप्रेंटिस स्टेज के दौरान मार्शल आर्टिस्ट मुख्य रूप से अपने फिजिकल शरीर को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। हालांकि नॉर इन्हांसमेंट के बाद इंसान का शरीर अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है और आगे मजबूत करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मार्शल मास्टर बनने के लिए ट्रू क्यूई को गाढ़ा करना होगा, फिर शरीर में मेरिडियन को तोड़ना होगा जिससे ट्रू क्यूई अंदर से बह सके। ये ट्रेनिंग को बाहरी से अंदरूनी में बदल देता है। फिजिकल शरीर को पोषण देने के लिए ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करता है, जिससे वह फिर से मजबूत हो पाता है। शरीर को पोषण देने के अलावा ट्रू क्यूई एक मार्शल मास्टर का हमला करने का तरीका भी है। किसी विरोधी से लड़ते समय ट्रू क्यूई का इस्तेमाल न सिर्फ उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि अंदरूनी कोमल अंगों पर भी हमला कर सकता है। इस तरीके को हिडन फोर्स कहते हैं। 100 स्कूल्स टूर्नामेंट के दौरान जब उसकी डिंग हाओजी से सीधी टक्कर हुई तो उसका शरीर जोर से हिल गया। अगर उसके पास डिंग हाओजी को चकमा देने के लिए सबसे ऊंचे लेवल के लाइटनिंग स्टेप्स नहीं होते तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 चालों में हार जाता। अचानक वांग हाओ के शरीर के अंदर से एक तेज दबी हुई आवाज़ निकली और उससे एक तेज आभा निकली। वांग हाओ का शरीर जोर से कांप उठा। उसके डेंटियन में पैदा हुई ट्रू क्यूई की एक लहर खतरनाक ताकत के साथ एक मेरिडियन से टकराए। एक पल में ट्रू क्यूई एक फटते हुए बांध की तरह उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गई। थोड़ी देर बाद वांग हाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, सांस छोड़ी और अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ट्रू क्यूई महसूस किया। एक ऐसा आराम महसूस हुआ जिसे बताया नहीं जा सकता। वांग हाओ ने एक मुक्का मारा जिससे हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे एक जोरदार दबाव महसूस हुआ। अपने अंदर ट्रू क्यूई को ध्यान से महसूस करते हुए वांग हाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। मार्शल स्काई डेमन आर्ट सच में जबरदस्त थी। एक मेरिडियन को पार करने के बाद जो ट्रू क्यूई कल्चर की गई वह असल में एक आम इंसान से 3 से 4 गुना ज्यादा थी। इसके अलावा सिस्टम के अनुसार कोई जितना ज्यादा मार्शल स्काई डेमन आर्ट कल्चर करता है, यह अंतर उतना ही ज्यादा साफ होता जाता है। जब तक यह उसी लेवल की कोई दिव्य कला न हो, इसकी कोई तुलना नहीं है। डिंग डोंग होस्ट, मार्शल मास्टर तक पहुंचने के लिए बधाई। सिस्टम अब अपग्रेड मोड में जाएगा, जिसके 3 घंटे में पूरा होने का अनुमान है। इस दौरान एक्सचेंज फंक्शन उपलब्ध रहेगा, लेकिन बाकी सभी फंक्शन बंद रहेंगे। होस्ट कुछ समय के लिए एक अच्छा इंसान बन सकता है। कुछ समय के लिए एक अच्छा इंसान बन सकता है। वांग हाओ का मुंह फड़क उठा। उसकी इज्जत पहले से ही खराब थी, क्या अब भी उसके लिए एक अच्छा इंसान बनने का कोई मौका था? हालांकि वह काफी उत्सुक था कि अपग्रेड के बाद सिस्टम में क्या बदलाव होंगे। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? वांग हाओ ने एक पल सोचा, फिर उसे देखने के लिए अपना सामान निकाला। लेवल 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग, बहुत शक्तिशाली, मार्शल मास्टर्स के खिलाफ जोरदार पैरालिसिस और इलेक्ट्रिकल डैमेज पैदा करने में सक्षम। लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक, जब वे दिखाई नहीं देते तो मार्शल मास्टर्स के लिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, जब तक कि वे रेयर गन्स परसीवर्स न हो, नहीं तो कोई भी उन्हें खोज नहीं सकता। लेवल 3 लेजर स्वॉर्ड, बहुत छोटी, सिर्फ हथेली जितनी। इस्तेमाल करने पर यह एक लेजर बीम छोड़ती है जो मार्शल सैक्ट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज देती है, बशर्ते यह उन्हें मार सके। लेवल 3 सिल्वर वुल्फ ऑटोमेटिक गन, बहुत पावरफुल, मार्शल सैक्ट के डिफेंस को भेदने में सक्षम। अगर चुपके से अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो एक शॉट से मार्शल सैक्ट मर जाएगा।
बदकिस्मती से रिकॉइल बहुत ज़्यादा है। लेवल 1 मार्शल मास्टर के तौर पर अपनी कल्टीवेशन के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 शॉट फायर कर सकता है। लेवल 4 अलॉय मिलिट्री ब्लेड, छोटा और फ्लेक्सिबल। जब तक काफ़ी ताकत है, मार्शल किंग के डिफेंस को भेदना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल 4 अलॉय ग्रेट स्वॉर्ड, इसका वजन 100 किलोग्राम से ज़्यादा है और यह मार्शल किंग्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। बदकिस्मती से वह अलॉय ग्रेट स्वॉर्ड की असली ताकत नहीं दिखा पाता। अभी मेरे पास अटैकिंग पावर की कोई कमी नहीं है, ऐसा लगता है कि मुझे बस कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चाहिए। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, अपना बैंक कार्ड खोला और बचे हुए 1.98 बिलियन फंड्स को देखा। उसे लगा कि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट सच में सबसे महंगा प्रोफेशन है। वांग हाओ ने अपने इक्विपमेंट रख दिए। अकेले ये कुछ इक्विपमेंट ही कम से कम कई बिलियन के थे, जो एक आम इंसान के कई जन्मों तक इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी थे। बेशक मार्शल मास्टर लेवल 1 के लोग जिनके पास इतनी दौलत होती है, वे भी बहुत कम होते हैं। हालांकि यह मार्शल आर्टिस्ट और आम लोगों के बीच की बहुत बड़ी खाई को भी दिखाता है। बाहर जाने से पहले वांग हाओ ने जानबूझकर मास्क भी पहना था ताकि सड़क पर कोई उसे पहचान न ले और उस पर सड़े अंडे न फेंके। युआंगुआंग इक्विपमेंट स्टोर, एक दुकान जो हथियार बेचती है। कहा जाता है कि अंदर की मालकिन बहुत खतरनाक है। वह न सिर्फ एलॉय वेपन, फायर आर्म्स और टेक्नोलॉजिकल वेपन बेचती है, बल्कि वह मेज भी खरीद सकती है जो प्राइवेट सेल के लिए बैन है और उन्हें खुलेआम बेच सकती है। और बाद में मिलिट्री वाले भी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। जब वांग हाओ युआनगुआंग इक्विपमेंट स्टोर में घुसा तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया, ये देखकर कि ले जुबान और जिया वेई भी दुकान में थे। मेरे छोटे प्यारे जुबान, हम सच में किस्मत वाले हैं। वांग हाओ होश में चलकर पास आया। ले जुबान और जिया वेई ने उसकी आवाज़ सुनी और तुरंत बहुत बुरा महसूस किया। वे इस बेशर्म बदमाश से हर जगह कैसे मिल सकते हैं? खासकर ले जुबान। वांग हाओ के मुंह से छोटी प्यारी जुबान सुनकर कांप उठी और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ये सच में बहुत घिनौना था। जियो जुबान, ये कौन है? काउंटर पर एक खूबसूरत महिला ने उत्सुकता से पूछा। ये यून चुयाओ थी, युआनगुआंग इक्विपमेंट स्टोर की मालकिन। उसके पूरे शरीर से एक आकर्षक नारीत्व झलक रहा था जो किसी पुरुष की सबसे आदिम इच्छाओं को भी धीरे धीरे जगा सकता था, कुछ ऐसा जो ले जुबान और जिया वेई जैसी युवा लड़कियों में नहीं होता था। आंटी चुयाओ, वह एक बदमाश है। जिया वेई ने विनम्रता से यून चुयाओ के सवाल का जवाब दिया। यून चुयाओ ने अपना मुंह ढकते हुए हंसी, वह खुश हुई। वांग हाओ के लहजे और ले जुबान और जिया वेई के सहज भावों से यह स्पष्ट था कि वे इस व्यक्ति को अच्छी तरह जानते थे, नहीं तो वे इतने बदतमीज नहीं होते। मॉम, यह आदमी वांग हाओ है, ले जुबान ने अपना माथा रगड़ते हुए कमज़ोर आवाज़ में समझाया। जब से वह घर लौटी, यून चुयाओ उससे एक क्रिमिनल की तरह पूछताछ कर रहा था, लगातार पूछ रहा था कि क्या उसका वांग हाओ के साथ कोई रिश्ता था। आखिरकार उसके पक्के जवाबों के बाद उसकी मां ने उस पर यकीन कर लिया। हालांकि चाहे वह भ्रम हो या कोई गलतफहमी, उसने असल में यून चुयाओ की आंखों में निराशा देखी। इससे ले जुबान तुरंत वहीं जम गई। क्या उसकी मां सच में सोचती थी कि उसे इस बदमाश वांग हाओ से अपवित्र होना चाहिए था? वांग हाओ थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युआनगुआंग इक्विपमेंट स्टोर ले जुबान का परिवार चलाएगा। उसने सोचा कि क्या वे उसे फ्रेंडशिप डिस्काउंट देंगे। तुम वांग हाओ हो? यून चुयाओ की आंखें चमक उठीं और उसने ध्यान से वांग हाओ को देखा। अगर वह अपना मास्क उतार दे तो क्या वह वांग हाओ नहीं होगा? यून चुयाओ को सच में वांग हाओ के बारे में अच्छा लगा। उसका टैलेंट ज़बरदस्त था। जिसने भी उसे देखा था वह जानता था कि वांग हाओ का ज़माना शुरू हो गया है। इसके अलावा वांग हाओ में पैसे कमाने की काबिलियत बहुत मजबूत थी, जो पक्का एक अच्छे दामाद में होनी चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल था कि पैसा सही तरीके से कमाया गया था, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जिस युआनगुआंग इक्विपमेंट स्टोर को चलाती थी, वह बाहर से तो सही इक्विपमेंट बेचता था, लेकिन उसमें बहुत सारे गैरकानूनी इक्विपमेंट भी थे। तो उसके मन में पैसा सही था या नहीं, यह कोई मुद्दा नहीं था। सबसे ज़रूरी बात थी पैसे कमाने की काबिलियत। तभी बाहर से एक पतला दुबला नौजवान अंदर आया। ले जुबान ने उस पतले नौजवान को देखा और एक पल के लिए सोचा। इस नौजवान का नाम ली युनयांग लग रहा था। मिस ले जुबान, क्या तुम्हें अब भी मैं याद हूँ? ली युनयांग ने ले जुबान को प्यार से देखा। ले जुबान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मुझे तुम याद हो। तुम्हारा नाम ली युनयांग है ना? ये सुनकर ली युनयांग तुरंत एक्साइटेड हो गया, उसे बहुत खुशी महसूस हुई। ले जुबान को सच में अपना नाम याद था। जिया वेई ने वांग हाओ की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसे तुमने कल पीटा था? वह यहाँ क्यों है? वांग हाओ ने मुंह बनाया, क्या तुम्हें पूछने की भी ज़रूरत है? वह ज़रूर मेरे छोटे जुबान पर फिदा हो गया होगा।
जिया वेईवेई ने वान हाओ को नफरत भरी नज़र से देखा। मुझे लगता है कि अगर दुनिया के सारे आदमी मर भी जाएं तो भी ले जुबान तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। कौन जाने। वान हाओ ने कंधे उचकाए और स्टोव में ज़रूरी सहायक सामान ढूंढने लगा। युन चुयाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, वान हाओ तुम कौन सा सामान खरीदना चाहते हो? मुझे सहायक सामान का एक पीस चाहिए, वान हाओ ने धीरे से कहा। युन चुयाओ की आंखें चमक उठीं और उसने जोश में कई सामान निकाले। हालांकि हमलावर हथियार अच्छे थे, लेकिन बिना बराबरी की ताकत के उनका इस्तेमाल करना मुश्किल था। दूसरी ओर सहायक सामान के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप इसे पहनकर सीधे इस्तेमाल कर सकते थे। बेशक सहायक सामान की आसानी की वजह से ही कीमतें खास तौर पर महंगी थीं। यह एक लेवल 3 बुलेट प्रूफ वेस्ट है जो एक मार्शल एंसेस्टर के हमलों को रोकने में काबिल है। ये लेवल 3 स्पीड बूट हैं जो तुम्हारी स्पीड को दोगुना कर सकते हैं। यह एक लेवल 3 इनविजिबिलिटी क्लोक है, एक बार एक्टिवेट होने के बाद एक मार्शल एंसेस्टर को भी तुम्हें पहचानना मुश्किल होगा। ये लेवल 3 इलेक्ट्रिक ग्लव्स हैं, इन्हें अलॉय वेपन के साथ पहने और वेपन में इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट आ जाएगा। ये है। जैसे ही वान हाओ ने युन चुयाओ को हर इक्विपमेंट के बारे में बताते देखा, उसकी आंखें और तेज होती गईं और वह घुटता रहा। लेकिन जब उसने कीमतें देखीं तो उसे तुरंत लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। लेवल 3 बुलेट प्रूफ वेस्ट कीमत 2 बिलियन। लेवल 3 स्पीड बूट्स कीमत 2.5 बिलियन। लेवल 3 इनविजिबिलिटी क्लोक कीमत 3 बिलियन। लेवल 3 इलेक्ट्रिक ग्लव्स कीमत 3 बिलियन। हर मोड़ पर अरबों की कीमतों को देखते हुए वह इन्हें कैसे खरीद सकता था? क्या खरीद नहीं सकते? युन चुयाओ ने मुस्कुराते हुए वान हाओ की तरफ देखा। वान हाओ के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन आखिर में उसने सिर हिला दिया। एक जवान आदमी के लिए इसे खरीद न पाना नॉर्मल है। यहाँ आंटी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी देती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। युन चुयाओ ने होशियारी से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और वान हाओ को दे दिया। वान हाओ ने युन चुयाओ को खाली नज़रों से देखा। इक्विपमेंट खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट जैसी कोई चीज़ होती है। जब वान हाओ ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना खत्म किया तो उसका पूरा मूड तुरंत खराब हो गया। ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं था, ये साफ तौर पर सूदखोरी थी। जिया वेईवेई ने अपना मुंह एक तरफ से ढक लिया, जोर से हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कंधे फड़क रहे थे, साफ तौर पर फटने वाले थे। वान हाओ, ये छोटी लोमड़ी। युन चुयाओ इस लोमड़ी से मिली और तुरंत पूरी तरह से हार गई। बहन युन, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अगर मैं इसे वापस नहीं कर पाई तो क्या होगा? वान हाओ ने बात मानते हुए पूछा। वान हाओ को अपनी बहन कहते हुए सुनकर युन चुयाओ की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से टेबल पर रखा कॉन्ट्रैक्ट वापस खींचा, फिर एक बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट निकाला और वान हाओ को दिया। कितनी मीठी बातें करती है छोटी बहन, आज अच्छे मूड में है, इस पर साइन कर दे। वान हाओ ने उसे उठाया और देखा। हे भगवान, एक बहन ने तो इसे नॉर्मल इंस्टॉलमेंट पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, हालांकि इंटरेस्ट बैंक के इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा था। बहन युन, मैं बोलने में बहुत खराब हूँ, मुझे बात करना नहीं आता, वरना मैंने इतने लोगों को नाराज़ नहीं किया होता। वान हाओ ने गंभीरता से कहा, तुम सच में बहन हो? अगर तुम लेजुवान के साथ बाहर जाती तो लोग तुम्हें पक्का बहन कहते। लेजुवान बड़ी बहन है और तुम छोटी बहन हो। युन चुयाओ खिलखिलाए और अपना मुंह ढक लिया। उसके छोटे से गोरे हाथ ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वापस खींचा और तीसरा निकाला। जिया वेईवेई का जबड़ा खुला रह गया, वह हैरानी से सीन देख रही थी और उसने अचानक कहा, यह भी काम करता है। वान हाओ ने तीसरा कॉन्ट्रैक्ट देखा। यह एक जीरो इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था, जब तक तय समय में पैसे चुका दिए जाते कोई दिक्कत नहीं होती। मिस लेजुवान, आपको मेरा इंतज़ार करना होगा। अचानक ली युनयान की जवान और जोशीली आवाज़ बगल से आई। वान हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लेजुवान अजीब से भाव के साथ वहीं खड़ी है, जबकि ली युनयान की आंखों में लगातार आग चमक रही थी। एक और बेचारा लड़का हमारी लेजुवान के सामने अपनी बात कह रहा है। युन चुयाओ ने अपना सिर हिलाया। उसे पहले से ही ऐसी चीज़ों की आदत थी। वान हाओ ने धीरे से कहा, अगर मैं होती तो मैं पक्का लेजुवान को नहीं चुनती, मैं सिस्टर युन को चुनती। युन चुयाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ध्यान से वान हाओ को देखते हुए, तुम छोटी बदमाश, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सिस्टर युन को इतना चार्मिंग किसने बनाया? वान हाओ ने युन चुयाओ को गहरे प्यार से देखा। तुम सच में थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती हो। युन चुयाओ ने वान हाओ को एक प्यारी सी नज़र से देखा और मन ही मन थोड़ी खुश हुई। हालांकि वह समझ गई थी कि वान हाओ सामान पर डिस्काउंट पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी औरत अपनी सुंदरता और चार्म के लिए तारीफ सुनना पसंद नहीं करती। हालांकि युन चुयाओ थोड़ी क्यूरियस भी थी। वान हाओ को हाई स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन उसका बर्ताव साफ तौर पर एक अनुभवी प्लेबॉय जैसा था। जिया वेईवेई ने एक तरफ अपनी पतली कमर हिलाई, वान हाओ से दूरी बनाए रखी और इस बदमाश से सावधानी से बचती रही। तभी
गुवान जियांग ने दरवाज़ा खोला और सीधे सीधे कहा, युनयांग, हमें निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, युन चुयाओ पहले तो जम गई, फिर उसकी आंखों में ठंडक सी चमक आई और उसने ठंडेपन से कहा, गुवान जियांग। धमाका! तुरंत युन चुयाओ के आसपास केंद्रित एक भयानक आभा तुरंत फूट पड़ी, जिसने वान हाओ और जिया वेईवेई को एक पल भी प्रतिक्रिया देने के समय के बिना उड़ा दिया। मार्शल सम्राट! जब वान हाओ ऊपर चढ़ा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि युन चुयाओ के पैर वास्तव में जमीन से उठ गए हैं, मध्य हवा में मंडरा रहे हैं। यह उड़ने की वह क्षमता थी जिसे केवल मार्शल सम्राट ही प्राप्त कर सकते थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेजुवान की माँ वास्तव में एक मार्शल सम्राट है। जिया वेईवेई हैरान और अवाक थी। वह वास्तव में ऐसे महान शक्तिशाली व्यक्ति के इतने करीब पहुंचने में सक्षम थी। हे भगवान, ये पृथ्वी वास्तव में छिपी हुई प्रतिभाओं से भरी है। वान हाओ ने कहा, मार्शल मास्टर के ऊपर मार्शल पूर्वज था, मार्शल पूर्वज के ऊपर मार्शल राजा था और केवल मार्शल राजा के ऊपर मार्शल सम्राट था। एक का दिखना एक खजाना था, लेकिन अब उसने सच में एक को धरती पर देखा था, एक लेवल एक प्लैनेट पर। चुयाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने भी यह कदम उठाया होगा, गुवान जियांग ने कुछ इमोशन के साथ कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, वहां मौजूद सभी लोगों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। तुमने भी यह कदम उठाया है? क्या यह आदमी भी एक मार्शल एम्परर हो सकता है? ये सोचकर सबकी सांसें तेज हो गईं। ये बहुत बड़ा मजाक था। युन चुयाओ ने हाथ बढ़ाकर पकड़ा और एक तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, स्वर्ग में सच में आंखें हैं जो तुम्हें, इस बेरहम आदमी को, मेरे पास भेज रही हैं। आज मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगी। बेरहम आदमी! वान हाओ की आंखें चमक उठीं। उसे गॉसिप का एहसास हुआ और यह एक मार्शल एम्परर पावरहाउस के बारे में ड्रामेटिक गॉसिप थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक छोटा स्टूल हटाया, पॉपकॉर्न रखा और बैठकर यह ड्रामाई गपशप देखने लगा। ये देखकर जिया वेईवेई भी चुप नहीं बैठी। उसने एक छोटा स्टूल हटाया और वान हाओ के बगल में बैठकर पॉपकॉर्न खाने लगी। युन चुयाओ और गुवान जियांग ने एक दूसरे को देखा। युजुवान ने घबराकर अपनी माँ को देखा। उसे साफ पता था कि उसकी माँ एक मार्शल एम्परर है। ली युनयान का दिल थोड़ा टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके मालिक ने युजुवान की माँ के साथ गलत किया है। क्या इसका मतलब था कि उसके और युजुवान के बीच कोई चांस नहीं था? वान हाओ ने पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा खाया, जिया वेईवेई को धक्का दिया और हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि युजुवान इस आदमी की बच्ची है? जिया वेईवेई ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, यह सच में हो सकता है। मैंने युजुवान के पिता को कभी नहीं देखा और अब आंटी इस आदमी को बेरहम आदमी कह रही हैं। मैं कहूँगा कि इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। वान हाओ ने पूछना जारी रखा, तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं युजुवान का पीछा करूं तो मेरे पास कोई चांस है? जिया वेईवेई ने वान हाओ को नफरत भरी नज़र से देखा। यह आदमी सच में बेशर्म था। ये देखकर कि युजुवान को दो मार्शल सम्राटों ने बचाया हुआ है, उसने तुरंत अपने सारे उसूल छोड़ दिए। वान हाओ, युजुवान मेरी है, उसके बारे में सोचना भी मत। ली युनयांग ने यह सुना और गुस्से से भर गया। वह इस बदमाश वान हाओ को अपनी देवी युजुवान पर कोई भी चाल चलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। जिया वेईवेई ने वान हाओ को धक्का दिया, तुम्हारा प्यार का दुश्मन सामने आ गया है। वान हाओ ने होंठ सिकुड़े और नफरत से कहा, उसके जैसा कोई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे अपनी आंखों में भी देखूंगा? वान हाओ! ली युनयांग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसे सच में सब कुछ नज़रअंदाज करने, ड्रैगन एम्ब्रियो को छोड़ने और वान हाओ के साथ एक बड़ी लड़ाई करने का मन हुआ। युनयांग! गुवान जियांग की आवाज़ गूंजी, जिसने तुरंत ली युनयांग की बेचैन भावनाओं को दबा दिया। सॉरी मास्टर! ली युनयांग के माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। वान हाओ के उकसाने की वजह से उसने अपना भविष्य लगभग बर्बाद कर लिया था। गुवान जियांग ने हाथ हिलाया, उसकी नज़र युन चुयाओ पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, चुयाओ, अब हम जवान नहीं रहे। कुछ चीज़ें समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। सच में, अब जवान नहीं रहे। युन चुयाओ ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर तुमने उस समय ऐसा क्यों किया? वान हाओ और जिया वेईवेई ने जल्दी से एक एक करके अपने मुंह में पॉपकॉर्न ठूंस लिए। उनके पूरे शरीर उत्साह से कांप रहे थे। क्या रहस्य इतनी जल्दी खुलने वाला था? डोंग डोंग! तभी दुकान के बाहर टक्कर की आवाज़ें आईं और फिर आसमान से दर्जनों ह्यूमनॉइड मेच नीचे उतरे। ये मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? जिया वेईवेई चौंक गई। वान हाओ ने पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा खाया। शायद उन्हें सिस्टर युन के मार्शल एम्परर का ऑरा महसूस हुआ होगा, इसलिए वे देखने आए थे। मेजर जनरल जुओ यू बाहर से कड़वे चेहरे के साथ अंदर आए। धरती पर तैनात मेजर जनरल होना सच में बहुत बुरा था। उन्हें नहीं पता था कि पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, लेकिन धरती पर आने वाला हर कोई टॉप टियर का बड़ा आदमी था। वह उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे, न ही उन्हें हरा सकते थे।
वह बस मुस्कुराता हुआ चेहरा बना सकते थे, धीमी आवाज में बात कर सकते थे और क्यूट बनकर उन्हें डैड और मम्मी कह सकते थे। जुओ यू, तुमने अब भी मेरी दुकान पर आने की हिम्मत की। युन चुयाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और एक ठंडी और जुओ यू की ओर बढ़ी। चुयाओ, क्या तुमने काफी हंगामा नहीं किया? गुवान जियन की भौहें तन गईं और एक हल्की शील्ड दिखाई दिया, ठंडी आभा को रोक दिया। सीनियर ह्यून, मेरा सच में कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम दोनों में कोई दुश्मनी है। जुओ यू ने जल्दी से माफी मांगी, उसका रवैया जितना हो सके उतना सच्चा था। वह इन दोनों को धरती पर जंग शुरू नहीं करने दे सकता था, नहीं तो चीजें सच में हाथ से निकल जाती। अगर एक मार्शल पूर्वज की तुलना एक एटॉमिक बम से की जाए तो एक मार्शल राजा 100 एटॉमिक बम था। एक मार्शल सम्राट, जो एक मार्शल राजा से भी ज्यादा ताकतवर था, हजारों एटॉमिक बमों के इकट्ठा होने के बराबर था। अगर इन दोनों लॉर्ड्स के बीच धरती पर बड़ी लड़ाई होती तो धरती शायद यूनिवर्स में गायब हो जाती और मिनटों में धूल में मिल जाती। तब तक वह इंटरस्टेलर फेडरेशन को ये कैसे समझाता? युन चुयाओ ने ठंडे स्वर में कहा, जाहिर है वह भी धरती पर लड़ाई शुरू करने के नतीजों को समझता था। वांग हाओ ने देखा कि दोनों मार्शल सम्राट लड़ नहीं रहे थे और उसने बहुत निराशा जताई। वह खड़ा हुआ और यू जुवान के पास आया और स्वाभाविक रूप से यू के गले में हाथ डाल दिया। जुवान की पतली कमर, उसने गंभीर चेहरे से कहा, डैड, मॉम, जब आप दोनों यहाँ हैं तो मैं अब आपसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। जियाओ जुवान और मेरा पहले से ही एक बच्चा है। आप दादा दादी बनने वाले हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? क्या आप उत्साहित नहीं हैं? जिया वेई का जबड़ा हैरानी से खुला रह गया। उसने पहले भी बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन वांग हाओ जैसा बेशर्म बदमाश दुनिया में सच में बहुत कम मिलता है। बिना सोचे समझे उसने सीधे उन्हें डैड और मम्मी कह दिया। सच में तुम्हारा कोई उसूल नहीं है। यू चुयाओ का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने गुस्से में डांटा, तुम बदबूदार बदमाश, क्या बकवास कर रहे हो? मैं इस तरह के बेरहम आदमी से बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? यू जुवान इस बेरहम आदमी की बच्ची नहीं है। गुवान जियंग ने शांति से कहा, मेरा कोई बच्चा नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है। वांग हाओ चौंक गया। ये साजिश थोड़ी अजीब लगी। क्या कोई तीसरा आदमी भी शामिल था? एक थप्पड़ मारकर यू जुवान ने वांग हाओ का हाथ झटक दिया और उसे गुस्से से घूरा। ये बेशर्म बदमाश सच में उसका फायदा उठाना कभी नहीं भूलता था। सिर्फ एक भूत ही अपने साथ बच्चे को रखेगा। ली युनयान की बगल की आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। अगर आंखों से मार सकता तो वांग हाओ को वह पहले ही अनगिनत बार मार चुका होता। जब ऐसा है तो मैं इस नाराजगी को दूर करने के लिए सिर्फ खुद को कुर्बान कर सकता हूँ। वांग हाओ ने आह भरी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे कह रहा हो, अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? फिर वह गुवान जियंग के पास आया और गंभीरता से कहा, ऊपर वाले गुरु, प्लीज अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। छी! वहां मौजूद सभी लोगों का गला रुंध गया। बेशर्म, एकदम बेशर्म। 2 मार्शल सम्राटों का साथ पाने के लिए इस आदमी ने अपने उसूलों को पूरी तरह छोड़ दिया था। सबसे ज्यादा बर्दाश्त न होने वाली बात यह थी कि यह वांग हाओ बिना स्वार्थ के दिखावा भी कर सकता था। सच में, एक बड़े जंगल में आपको हर तरह के पक्षी दिख सकते हैं। गुवान जियंग ने हाथ हिलाया और एनर्जी की एक लहर ने वांग हाओ को ऊपर उठा दिया, जो घुटनों के बल बैठने वाला था। उसने धीरे से कहा, तुम और तुम्हारे पापा सच में अलग हैं। वांग हाओ चौंक गया, तुम मेरे बूढ़े आदमी को जानते हो? गुवान जियंग ने सिर हिलाया, फिर कुछ इमोशनल होकर कहा, वह मेरे जिंदगी भर के दुश्मन थे और जिंदगी में मेरे अकेले दोस्त भी। तो क्या आप मेरे अंकल गुवान नहीं हैं? वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथों को कप में भरा और कहा, आज मैं पहली बार अंकल से मिल रहा हूँ। प्लीज इस भतीजे को मीटिंग गिफ्ट दे दो, कहीं लोग न कहें कि अंकल ने अपनी तमीज खो दी है। वहां मौजूद सभी लोग फिर से वांग हाओ के बेशर्मी भरे हमले से हैरान रह गए और यह एक बड़ा झटका था। अपनी तमीज खो दी? आखिर किसकी तमीज खो गई? क्या इस बच्चे को कोई अंदाजा नहीं है? कौन सा जूनियर इतनी बेशर्मी से मीटिंग गिफ्ट मांगता है? युन चुयाओ की भौहें तन गईं। वह वांग हाओ की तरफ मुड़ी और ठंडी आवाज में बोली, तो तुम उस आदमी के बेटे हो? कोई हैरानी नहीं कि तुम थोड़े जाने पहचाने लग रहे थे। वांग हाओ ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं। आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे उसका उस बूढ़े आदमी से कोई झगड़ा हो गया हो। क्या वह बूढ़ा आदमी उस समय का कोई तीसरा आदमी हो सकता है? क्या यू शुवान उसकी बायोलॉजिकल बड़ी बहन हो सकती है? ये सोचकर वांग हाओ ने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई, दूसरी माँ। वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत शर्म आ गई। इस तरह की बेशर्मी दुनिया में बिल्कुल अनोखी थी, जहां कोई ब्रांच ऑफिस नहीं था। बाहर निकलो, युन चुयाओ ने गुस्से में डांटा। तो वह नहीं है। तुमने मुझे बहुत डरा दिया। वांग हाओ ने अपनी छाती थपथपाई और गहरी सांस ली। जिया वेई ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरानी से देखा।
युजुवान की माँ एक मार्शल एम्परर थी, ली यूनयान के गुरु एक मार्शल एम्परर थे और अब गुवान जियांग वांग हाओ के पिता को अपना जिंदगी भर का दुश्मन मानती थी, इसलिए शायद वह भी एक मार्शल एम्परर थे। इस दुकान में कुल 4 हाई स्कूल स्टूडेंट थे और उनमें से 3 के पीछे मार्शल एम्परर थे। तो उसके मार्शल एम्परर का पीछे कहाँ था? गुवान जियांग ने अपने हाथ में रखे बैकपैक से सोने की किनारी वाले एक जोड़ी सफ़ेद बूट निकाले और थोड़ी उदासी से कहा, उस समय तुम्हारे पिता बहुत तेज थे, इसलिए मुझे ये लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स तैयार करने पड़े। अफसोस कि आखिर में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ और मुझे उनसे लड़ने का मौका नहीं मिला। अब मैं ये बूट्स तुम्हें दूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पिता की इज्जत को बदनाम नहीं करोगे। बोलने के बाद उसने लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स वांग हाओ की तरफ फेंक दिए, जिससे जिया वेइवेई एक तरफ पूरी तरह हैरान रह गया। कितना अमीर! लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स, इस खजाने को खरीदने में कम से कम अरबों खर्च होंगे और अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो भी तुम शायद इन्हें नहीं खरीद पाते। वे निश्चित रूप से स्टेटस की निशानी थे, लेकिन अब गुवान जियांग ने उन्हें बिना किसी नाराज़गी के ऐसे ही दे दिया। वह सच में कमाल का था। वांग हाओ ने जल्दी से लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स अपनी बाहों में भर लिए, जैसे डर हो कि कोई उन्हें छीन न ले। फिर गुवान जियांग की पीठ पर बंधी बड़ी तलवार को घूरा और गंभीरता से कहा, पुराने ज़माने में बोया ने जोंगजिकी के लिए अपना जीथर तोड़ दिया था, इस बात का दुख जताते हुए कि उसे अपनी ज़िंदगी में कभी दूसरा सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। अंकल, आज आप बोया की तरह क्यों नहीं चलते और मेरे पिता के लिए अपनी तलवार सील कर देते? लेकिन चिंता मत करो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी तलवार भी मशहूर है, इसलिए मैं इसे बिना मन के ले लूंगा ताकि इसकी धार छिप न जाए। बदमाश! दुनिया का नंबर 1 बदमाश! वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपने मन में वांग हाओ पर यह टैग लगा दिया। किसी ने तुम्हें लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स की एक जोड़ी दी और तुमने उन्हें धन्यवाद भी नहीं दिया, फिर भी तुम फिर से उनकी बड़ी तलवार पर नजर गड़ाए हुए हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा बदमाश कभी नहीं देखा। तुम और तुम्हारे पापा सच में बिल्कुल अलग हो। गुवान जियांग ने सिर हिलाया और हंसा। इस बड़ी तलवार का नाम शार्पलाइट है, जो पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन के 10 लेवल 6 एलॉय हथियारों में से एक है। मैंने इसे यूनयान को देने का फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में न सोचो। इसके अलावा तुम्हारे पापा के पास भी एक है, तुम्हें इतने सारे हथियारों की क्या ज़रूरत है? जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। ये बड़ी तलवार असल में शार्पलाइट थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि लेवल 6 एलॉय हथियार निश्चित रूप से दिव्य हथियार हैं। भले ही इंटरस्टेलर फेडरेशन ने अनगिनत रिसोर्स खर्च किए हों, वे उनमें से केवल 10 ही बना पाए, जिससे पता चलता है कि उन्हें बनाना कितना मुश्किल है। और जो लोग उनके मालिक हो सकते हैं, बस इसके बारे में सोचकर आप जानते हैं कि वे कौन हैं। ले जुवान और जिया वेइवेई को और भी अविश्वसनीय लगने वाली बात यह थी कि गुवान जियांग ने असल में कहा कि वांग हाओ के पिता के पास भी एक था। इससे उनमें जिज्ञासा भर गई, वांग हाओ के पापा असल में कौन थे? हाँ, यहाँ काफ़ी चहल पहल है। एक पुरानी हंसी सुनाई दी और फिर सू म्यू चेहरे पर मुस्कान लिए स्टोर में चला गया। उसके साथ लेवल 5 मेडिसिन एम्परर मोली, प्रिंसिपल जोंगली और प्रेसिडेंट लुओ याओ भी थे। सीनियर सू, सीनियर मो। गुवान जियांग और यून चुयाओ ने खुद को बेहतर दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सैल्यूट करने के लिए आगे बढ़े। वांग हाओ सू म्यू को खाली नज़रों से देखता रहा और उसके मन की गहराइयों से यादें एक पल में बाहर आ गईं। इंपीरियल प्लैनेट पर वापस, लोगों का एक ग्रुप उस बदकिस्मत आदमी को गिरफ्तार करने के लिए मार्शल जेनवेई के घर में घुसा, लेकिन मुश्किल के समय सू म्यू आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत सभी दिशाओं में मार काट मचा दी। तब तक मारता रहा जब तक कि हर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, तब तक मारता रहा जब तक कि वे ताकतें डर से कांपने लगीं। आखिर में उसे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन सू म्यू उस बदकिस्मत आदमी के साथ इंपीरियल प्लैनेट से सुरक्षित निकल गया और कई उतार चढ़ाव के बाद वे धरती पर आ गए। उसके बाद सू म्यू चला गया क्योंकि उसे कुछ काम था और उसने उस बदकिस्मत आदमी के लिए कुछ पैसे छोड़े, लेकिन उस बदकिस्मत आदमी ने किसी भी कीमत पर पैसे लेने से मना कर दिया और खुद का गुजारा करने पर अड़ा रहा। और तब से उस बदकिस्मत आदमी ने उस बूढ़े आदमी को फिर कभी नहीं देखा। दादाजी! किसी वजह से वांग हाओ की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आवाज़ भर्रा गई। बच्चे, यहाँ आओ और दादाजी को तुम्हें अच्छे से देखने दो। सू म्यू की आंखों में भी आंसू थे। उसकी जिंदगी में कोई बच्चा नहीं था और उसने अपनी सारी मेहनत अपने शिष्य वांग तियानी पर लगा दी। ये कहा जा सकता था कि वांग तियानी उसका बेटा था और वांग हाओ उसका पोता था। वो वांग हाओ अब अपने पैरों पर काबू नहीं रख सका और सू म्यू की बाहों में दौड़कर जोर जोर से रोने लगा, जैसे कोई भटकने वाला अपने परिवार को पा गया हो। असल में उस बदकिस्मत आदमी की याद में जब से वांग तियानी गायब हुआ, सू म्यू उसका सबसे करीबी रिश्तेदार बन गया था। बदकिस्मती से सू म्यू फिर कभी नहीं दिखा, जिससे वह बदकिस्मत आदमी और भी बेपरवाह हो गया और अपना सारा समय दवाइयों में बिताने लगा।
बेशक सुम्यू ने कांटेक्ट जानकारी भी छोड़ी थी, लेकिन उस बदकिस्मत आदमी ने सोचा कि बिना वजह सुम्यू से कांटेक्ट करने से उसे परेशानी होगी, इसलिए उसने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। अच्छे बच्चे, तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत दुख झेला है। सुम्यू ने पुराने आंसुओं से वांग हाओ के सिर पर हाथ फेरा। जिया वेई वेई ले जुबान के सामने आए और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो कि वांग हाओ की पहचान क्या है? ले जुबान ने अपना सिर हिलाया। वह भी सच में जानना चाहती थी कि वांग हाओ अब कौन है। गुवान जियंग के अनुसार वांग हाओ के पिता भी उसकी तरह एक मार्शल एम्परर थे और उनके पास इंटरस्टेलर फेडरेशन के 10 लेवल 6 एलॉय हथियारों में से एक था, जिससे पता चलता था कि उनका रुतबा निश्चित रूप से बहुत ऊंचा था। अब एक और दादा आ गए थे और गुवान जियंग और युन चुयाओ जैसे ताकतवर मार्शल एम्परर को भी इस दादा को देखकर इज्जत दिखानी पड़ी, जिससे पता चलता था कि इस दादा का रुतबा भी बहुत खास था। ये सोचकर ले जुबान और जिया वेई वेई तुरंत हैरान रह गए। वांग हाओ के परिवार में सच में 2 मार्शल एम्परर थे। यह मजाक थोड़ा ज्यादा ही बड़ा था। वांग हाओ ने अपने आंसू पोंछे और गुवान जियंग की तरफ इशारा करते हुए रोते हुए कहा, दादाजी, यह आदमी मेरी बड़ी तलवार छीनने के लिए अपनी ऊंची साधना पर भरोसा कर रहा है। आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, वहां मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट गए। न सिर्फ इस आदमी वांग हाओ में कोई ईमानदारी नहीं थी, बल्कि वह आंखें फाड़े बकवास भी कर रहा था। इस समय गुवान जियंग के दिल में हजारों काओनीमा दौड़ रहे थे। उसे अभी वांग हाओ को सुपरसोनिक बूट्स नहीं देने चाहिए थे। अब अच्छा है, वह पूरी तरह से कुत्ते की खाल के प्लास्टर जैसा है जिसे हटाया नहीं जा सकता, हर मुमकिन तरीके से अपनी शार्प लाइट वाली बड़ी तलवार पाने की कोशिश कर रहा है। वांग हाओ ने युन चुयाओ को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, अगर अभी नहीं तो तुम गुवान जियंग से कब निपटोगे। युन चुयाओ ने वांग हाओ को प्यार से घूरा और गुवान जियंग पर सही इल्जाम लगाया, हाँ सीनियर सू, मैंने अभी गुवान जियंग को छोटे दोस्त वांग हाओ की बड़ी तलवार छीनते देखा। गुवान जियंग का चेहरा फिर से काला पड़ गया। युन चुयाओ पहले ही मार्शल एम्परर तक पहुंच चुकी थी, वह अब भी वांग हाओ जैसे बच्चे के साथ क्यों खेल रही थी। झुओ यू ने वहां मौजूद बड़े लोगों को देखा और बस अपना सिर सिकोड़ सका, चुपचाप चिल्लाता रहा, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो। हाँ, इतनी बड़ी तलवार में इतनी खास बात क्या है। मोली जोर से हंसा और वांग हाओ के पास आया। उसने उंगलियां चटकाईं और लुओ याओ जल्दी से आगे बढ़ा और एक मेटल का डिब्बा खोला, जिसके अंदर पोशन टूल्स का एक बिल्कुल नया सेट था। लेकिन ओरिजिनल ग्लास टेस्ट ट्यूब और दूसरे टूल्स के मुकाबले इन टूल्स के सेट से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सिर्फ शेप देखकर ही पता चल जाता था कि ये बिल्कुल सस्ते नहीं थे। गोल्ड क्रिस्टल एल्केमिस्ट बॉटल्स। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं और उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को पोशन मिलाना नहीं आता था, लेकिन वे सभी गोल्ड क्रिस्टल एल्केमिस्ट बॉटल्स के नाम से वाकिफ थे। अगर मार्शल आर्टिस्ट के लिए लेवल 6 एलॉय वेपन उनकी सबसे बड़ी खोज थी, तो एल्केमिस्ट के लिए गोल्ड क्रिस्टल एल्केमिस्ट बॉटल्स उनकी सबसे बड़ी खोज थी। कहा जाता है कि पोशन मिलाने के लिए गोल्ड क्रिस्टल एल्केमिस्ट बॉटल्स का इस्तेमाल करने से न सिर्फ सक्सेस रेट बढ़ सकता है, बल्कि पोटेंसी भी बढ़ सकती है। लेकिन ये गोल्ड क्रिस्टल एल्केमिस्ट बॉटल्स खास मटेरियल से रिफाइन की जाती हैं, और एल्केमिस्ट गिल्ड के अंदर भी इन्हें ऐसी रेयर चीज़ें माना जाता है जिनका आम लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वांग हाओ गोल्डन क्रिस्टल एल्केमिस्ट बोतलों को घूरते हुए लार टपका रहा था। ये देखकर मोली की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वांग हाओ, जब तक तुम हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल होगे, ये गोल्डन क्रिस्टल एल्केमिस्ट बोतलें तुम्हारी रहेंगी। तुम्हारे पास एक प्राइवेट एल्केमिस्ट लेबोरेटरी, 30 बिलियन का मंथली रिसर्च बजट और बाहर जाते समय तुम्हारे साथ 30 मार्शल किंग भी होंगे। बस एल्केमिस्ट गिल्ड को बताओ कि तुम क्या खरीदना चाहते हो। प्रेसिडेंट का प्राइवेट ड्रैगन ऑफ हेवन स्पेसशिप खरीदना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग हाओ जितना ज्यादा सुनता, उसकी आंखें उतनी ही चमकती जातीं। एल्केमिस्ट गिल्ड सच में इंटरस्टेलर फेडरेशन में सबसे शानदार और अमीर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन पर खरा उतरा। जैसे ही उन्होंने ऑफर दिया, उनका शानदार और ज़बरदस्त था। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से चौंक गए। ये बिल्कुल डरावना था। 30 बिलियन का रिसर्च बजट। अगर आप हर दिन पानी की तरह पैसा खर्च भी करें, तो भी आप इसे एक महीने में खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना? और 30 मार्शल किंग लेवल के बॉडीगार्ड के साथ। उस ग्रुप का साइज बहुत बड़ा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि एल्केमिस्ट गिल्ड असल में वांग हाओ के लिए प्रेसिडेंट का ड्रैगन ऑफ हेवन स्पेसशिप खरीदने को तैयार था। इंटरस्टेलर फेडरेशन में इस लेवल की फिजूल खर्ची का मुकाबला कौन कर सकता है? सुम्यू ने देखा कि वांग हाओ की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। साफ था कि वह उस बूढ़े आदमी मोली के बहकावे में आने वाला था। वह बेबस होकर खांसा, अहम हाओ ए, क्या तुम भूल गए हो कि रॉयल एकेडमी ने तुम्हारे साथ तब कैसा बर्ताव किया था? वांग हाओ चौंक कर जाग गया और उसके दिमाग में 10 साल की उम्र का सीन घूम गया। रॉयल एकेडमी की लैब में वह बदकिस्मत आदमी एक दवा बना रहा था। तभी कई लोग दौड़कर आए, बिना कुछ कहे उसे पकड़ लिया और रॉयल एकेडमी के मेन गेट से बाहर फेंक दिया।
उसी समय कई टीचरों ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि एक आम आदमी के बेटे को चाहे कितना भी पैकेज दिया जाए, वह कभी भी सच्चा रईस नहीं बन सकता और हमेशा एक मामूली आम आदमी ही रहेगा। और जो स्टूडेंट खुद को बेहतर समझते थे, ये सुनकर कि मार्शल जेन वेई का पता नहीं है, वे भी मजाक और बेइज्जती में शामिल हो गए। कुछ ने तो उस पर हमला भी किया, सड़े हुए अंडे और खराब सब्जी के पत्ते फेंके। हालांकि उस बदकिस्मत आदमी ने कभी कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। ये याद उसके दिमाग में खास तौर पर मजबूत थी, जिससे पता चलता था कि उस समय उसे कितना दुख हुआ था। मैं साधना करना चाहता हूँ। मैं रॉयल अकादमी को गिराना चाहता हूँ। मैं रॉयल अकेडमी को खत्म करके इसे इतिहास बनाना चाहता हूँ। वांग हाओ की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसके शरीर से एक तेज ऑरा निकला। वह ऐसा किसी और वजह से नहीं बल्कि उस बदकिस्मत आदमी की इज्जत के लिए करेगा, उसे रॉयल अकेडमी को खत्म करना था। वहां मौजूद सभी लोग कांप गए। वांग हाओ की बातों पर किसी को शक नहीं था। उसके ज़बरदस्त टैलेंट को देखते हुए एक बार जब वह बड़ा हो गया तो रॉयल अकेडमी का खत्म होना पहले से ही तय था। मो ली ने बेबसी से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उस साल की घटनाओं ने वांग हाओ को बहुत बड़ा झटका दिया था। वांग हाओ को अल्केमिस्ट गिल्ड में खींचना शायद नामुमकिन था। जिया वेई ने ले जुबान को खींचा और हैरानी से पूछा, वांग हाओ ने पहले रॉयल अकेडमी में पढ़ाई की थी? ले जुबान ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि रॉयल अकेडमी इस बार बड़ी मुश्किल में है। जिया वेई ने सहमति में सिर हिलाया। एक नौजवान जो 3 परफेक्ट मार्शल आर्ट टेक्निक समझ सकता था। 17 साल की उम्र में कोई भी दिमाग वाला इंसान अंदाज़ा लगा सकता था कि उसके भविष्य के अचीवमेंट्स क्या होंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि यह लड़का वांग हाओ भी बहुत बेशर्म और बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। रॉयल अकेडमी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दो क्योंकि तुम ऐसा करना चाहते हो। गुवान जियांग की शांत आवाज़ अचानक गूंजी। सू मू ने गुवान जियांग की तरफ देखा, फिर ली युनयांग की तरफ और पूछा, जियांग, क्या ये तुम्हारा बेटा है? सीनियर सू को जवाब देते हुए, यह मेरा चेला है, जिसका नाम ली युनयांग है, गुवान जियांग ने जवाब दिया। तुम्हारा चेला? सू मू ने थोड़ा हैरान होकर भौहें चढ़ाईं। उन्हें साफ पता था कि गुवान जियांग का टैलेंट कितना मजबूत था, फिर भी अब उन्होंने इतना आम चेला बना लिया था जो सच में समझ से बाहर था। मेजर जनरल झुओ यू सूमू के पास आए और फुसफुसाए, सीनियर सू, ये बच्चा हेवन अर्थ असेंडिंग ड्रैगन टेक्निक सीखता है। सूम्यू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने गुवान जियांग को गहराई से देखा। अच्छा, ये सच में तुम्हारा स्टाइल है? ये बच्चा उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगा, है ना? गुवान जियांग ने सिर हिलाया। उस केस में ये बच्चा आपकी रॉयल अकेडमी का आखिरी कार्ड है। सूम्यू का एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर हो गया। वह अभी भी हेवन अर्थ असेंडिंग ड्रैगन टेक्निक को लेकर बहुत सावधान था। गुवान जियांग ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। मैं कई सालों से रॉयल अकेडमी वापस नहीं गया हूं और मुझे नहीं पता कि उन्हें कोई अच्छा प्रॉस्पेक्ट मिला है या नहीं। सूम्यू ने सिर हिलाया, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप हाओ एयर की पहचान सीक्रेट रखेंगे। उसकी अभी की हालत बहुत सेंसिटिव है। गुवान जियांग ने वांग हाओ की तरफ देखा, कोई बात नहीं। मुझे भी युनयांग और वांग हाओ के बीच मुकाबला देखने की उम्मीद है। बोलकर गुवान जियांग चला गया और ली युनयांग को ले गया जो हिचकिचा रहा था, जो बार बार पीछे देखता रहा। दादाजी, मेरी बड़ी तलवार! वांग हाओ बेचैनी से उछल पड़ा। क्या वह बस लेवल 6 एलॉय की बड़ी तलवार को अपने पास से जाते हुए देखने वाला था? सूम्यू ने वांग हाओ के सिर पर थपथपाया और उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो। जब तुम उस ली युनयांग से लड़ोगे तो तुम अपने पिता का हथियार पकड़े रहोगे और उससे मरते दम तक लड़ोगे। बूढ़े का हथियार? वांग हाओ थोड़ा हैरान रह गया। क्या उसके पिता का हथियार भी उसके साथ गायब नहीं था? सूम्यू ने आह भरी और कहा, लगता है तुम्हारे पिता को तब कुछ महसूस हुआ था। जाने से पहले वह मुझसे मिलने आए थे, अपना हथियार मेरे पास छोड़ गए थे और मुझसे हमेशा तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा था। उस समय बूढ़े आदमी को असल में क्या महसूस हुआ था? वांग हाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सूम्यू थोड़ा मुस्कुराया, अगर मैंने तुम्हें बताया भी तो क्या ये काम आएगा? अपनी ताकत बढ़ाना बेहतर है। बहुत ऊंचा निशाना मत लगाओ। बोलने के बाद सूम्यू ने वांग हाओ के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और फिर गायब हो गया। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वांग हाओ बेचैनी से चिल्लाया। यह उनका सपोर्ट था, वह उन्हें ऐसे नहीं खो सकते थे। प्रिंसिपल जोंगली पास आए और मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर सू ने मुझसे कहा था कि मैं आपको 4 खास यूनिवर्सिटी में से तियानबेई यूनिवर्सिटी चुनने के लिए कहूँ। वांग हाओ ने प्रिंसिपल जोंगली को पकड़ा, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे दादाजी कौन हैं? प्रिंसिपल जोंगली ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया, फिर मुड़कर चले गए, कुछ भी समझाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। धत तेरे की! वांग हाओ ने गुस्से से घूरा। उस बदकिस्मत आदमी की याद में उसे बस इतना याद था कि वह बचपन से सूमू को दादाजी कहता था। जहां तक इस दादाजी का नाम था, उसे कुछ याद नहीं था। हालांकि अगर कोई उस बदकिस्मत आदमी को बताता भी तो वह कहता कि उसके पास सुनने का समय नहीं है,
उसे पोषण पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। मोली ने आह भरी, वान हाओ को एक 3 स्टार बैज दिया। बच्चे, यह एक लेवल 3 अल्केमिस्ट मास्टर बैज है। चाहे तुम अल्केमिस्ट गिल्ड में आओ या नहीं, तुम अल्केमिस्ट गिल्ड के मेंबर हो। याद रखना, अगर तुम्हें कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अल्केमिस्ट गिल्ड तुम्हारा मजबूत सपोर्ट करेगा। बोलने के बाद मोली ने वान हाओ का कंधा थपथपाया, मुड़ा और लुओ याओ के साथ गोल्डन क्रिस्टल अल्केमिस्ट बोतलों का वह सेट लेकर चला गया। वान हाओ ने अपने हाथ में अल्केमिस्ट मास्टर बैज देखा, उसका दिल रो रहा था। तुमने थोड़ी देर और जिद क्यों नहीं की? क्या तुम्हें नहीं पता था कि उसकी विल पावर मजबूत नहीं थी? मेजर जनरल झुओ यू ने अपने माथे से पसीना पोंछा, धड़ाम से जमीन पर बैठ गए और जोर से हौंफने लगे। ये जरूरी लोग आखिरकार धरती छोड़ रहे थे और उनकी शानदार जिंदगी शुरू होने वाली थी। तुम सब दफा हो जाओ। लोगों के जाने के बाद युन चुयाओ ने बिना किसी दिखावे के उन सबको बाहर निकाल दिया। वान हाओ मासूमियत से गुआंगयुवान इक्विपमेंट स्टोर के बाहर खड़ा था। उसने एक भी इक्विपमेंट नहीं खरीदा था। इस औरत को सच में बिजनेस करना नहीं आता था। क्या उसने नहीं देखा कि वह बहुत समय से उसकी चापलूसी कर रहा था? झुओ यू ने कुछ हिचकिचाहट के साथ वान हाओ को देखा और फिर, जैसे कोई फैसला कर रहा हो, उसने मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को एक मैसेज वापस भेज दिया। जिया वेईवेई ने वान हाओ को घेर लिया और बुदबुदाया, ऐसे कमीने के पास इतना मजबूत स्पोर्टर कैसे हो सकता है? वान हाओ का चेहरा काला पड़ गया। क्या वह उसकी तारीफ कर रही थी या बेइज्जती कर रही थी? ओह, ठीक है, वह लड़की मिंगमैन कहाँ है? क्या तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे? वान हाओ ने उत्सुकता से पूछा। जिया वेईवेई तुरंत उदास हो गया। मिंगमैन को वह बूढ़ा आदमी अभी अभी ले गया है और वह पहले ही पोषण गिल्ड के हेडक्वार्टर जा चुका है। उस एहसान फरामोश छोटी सी चीज़ ने मेरे वापस आने का इंतज़ार भी नहीं किया। पोषण गिल्ड चला गया। वान हाओ ने समझ में सिर हिलाया। माई मिंगमैन के टैलेंट को देखते हुए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि पोषण गिल्ड ने उस पर ध्यान दिया। बस अफसोस की बात थी कि भविष्य में उसे चिढ़ाने वाला एक इंसान कम मिलेगा। गड़गड़ाहट। तभी आसमान से अचानक एक बहुत बड़ी काली परछाई गिरी, जो वान हाओ से ज्यादा दूर नहीं, जोर से गिरी। पास से देखने पर वह एक मैकेनिकल बड़ा भेड़िया था, जो पहले वाले जुओ चाओ के मैकेनिकल बड़े भेड़िए से थोड़ा बड़ा था। इसके अलावा उसके पास जो हथियार थे वे और भी ज्यादा पावरफुल थे। वे सभी लेवल 3 डैमेज वाले हथियार थे। खासकर मैकेनिकल बड़े भेड़िए के कंधे, जिनमें से हर एक पर 6 गैटलिंग मशीन गन लगी थीं। अगर वे गोली चलाते तो उन 12 बैरल से निकलने वाली गोलियां एक मार्शल एंसेस्टर को पल भर में छलनी में बदल सकती थीं। बहुत बढ़िया। जिया वेईवेई की आंखों में छोटे छोटे तारे चमक रहे थे। चाहे वह बड़े भेड़िए का रूप हो या वे लेवल 3 के डैमेज वाले हथियार, वे सभी जंगली आभा से भरे हुए थे। झुओ यू वान हाओ के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, वान हाओ, मेरे बेटे के मैकेनिकल बड़े भेड़िए को ठीक होने में शायद कुछ महीने लगेंगे। ट्राईआउट में तुम्हारे हिस्सा लेने में देरी न हो, इसके लिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लेवल 3 का मैकेनिकल बड़ा भेड़िया तैयार किया है। तुम्हारा बेटा झुओ चाओ है? वान हाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा। झुओ यू ने सिर हिलाया। वान हाओ तुरंत चौंक गया और खुद की ओर इशारा करते हुए बोला, ये सच में मेरे लिए है। झुओ यू ने फिर से सिर हिलाया और चाबी वान हाओ को दे दी। वान हाओ को जीतने के लिए पोषण गिल्ड की लगातार कोशिशों और वान हाओ से सुमियू की उम्मीदों को देखने के बाद वह तुरंत समझ गया कि भले ही वान हाओ रॉयल एकेडमी को नाराज कर दे, रॉयल एकेडमी उसका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे पोटेंशियल स्टॉक का सामना करते हुए अगर वह एक अच्छा रिश्ता बनाने की हर मुमकिन कोशिश नहीं करता तो वह सच में एक बेवकूफ़ होता। इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने वान हाओ को एक लेवल 3 डैमेज वाला बीस्ट शेप्ड मेचा दिया। इससे वान हाओ लंबे समय तक मेचा का इस्तेमाल कर सकेगा और उसके बारे में भी सोच सकेगा, जो भविष्य में एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू कहने के बाद वान हाओ उत्सुकता से मैकेनिकल बड़े भेड़िए पर चढ़ गया और उसे चलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह मेचा कॉकपिट में घुसा, वान हाओ के सिर पर एक हेलमेट रखा गया और फिर उसकी नज़र पूरी तरह से धुंधली हो गई। हालांकि उसकी नज़र जल्दी ठीक हो गई। ये था मेचा कॉकपिट से दिखने वाला नज़ारा। मेका, सब कुछ उसके दिमाग में साफ साफ ट्रांसमिट हो गया। आंखें बंद होने पर भी वह बाहर की दुनिया देख सकता था। क्या ये ब्रेन सेंसिंग टेक्नोलॉजी है? वान हाओ उत्सुक दिखे, मैकेनिकल बड़े भेड़िए को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। धमाका। जब वान हाओ ने आखिरकार लंबी कोशिश के बाद मैकेनिकल बड़े भेड़िए को एक कदम उठाने पर मजबूर किया तो उन्हें एहसास हुआ कि मेका को कंट्रोल करना कितना मुश्किल था। वान हाओ, अगर तुम इसे अभी कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम आई कंट्रोल एक्टिवेट कर सकते हो। जुओ यू बाहर से चिल्लाया। एआई कंट्रोल, वान हाओ ने धीरे से कहा। आई कंट्रोल एक्टिवेट हो गया। एक मैकेनिकल आवाज़ आई और मैकेनिकल बड़ा भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब तक वान हाओ के मन में कोई ख्याल आता, मैकेनिकल बड़ा भेड़िया उसकी मर्जी के हिसाब से चलता। काफ़ी देर तक खेलने के बाद वान हाओ बिना मन के मैकेनिकल बड़े भेड़िए से बाहर निकले।
वांग हाओ, एआई कंट्रोल तुम्हारी बहुत मेहनत बचाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे रिस्क भी हैं। झुओ यू ने सावधान किया। वांग हाओ ने सिर हिलाया। आई लोगों को नहीं पहचानता। अगर इसे कोई दुश्मन हैक कर ले तो ये तुरंत अपनी बंदूकें उस पर तान देगा। इससे बचने का एक ही तरीका था कि आई को एक्टिवेट न किया जाए और इसे इंसानी दिमाग से कंट्रोल किया जाए। और हाँ, अगर तुम ट्राईआउट में मेका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आई फ्रीज हो जाएगा। वे आई कंट्रोल वाले मेका को कंपटीशन में बिल्कुल नहीं आने देंगे। जुओ यू ने खास तौर पर चेतावनी दी। वांग हाओ ने फिर सिर हिलाकर दिखाया कि वह समझ गया है। अगर ऐसे एआई कंट्रोल मेका ट्राईआउट में आते हैं तो चाहे विरोधी कितने भी लोग लाए हों, वे निश्चित रूप से एक पल में बह जाएंगे और कंपटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके अलावा ट्राईआउट में मेका को इसलिए आने दिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्टूडेंट्स की मेंटल पावर कितनी मजबूत है और वे मेका को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरकार, एक काबिल मेका पायलट की नज़र में एआई कंट्रोल कुछ समय के लिए ही हावी हो सकता है, लेकिन मेंटल पावर कंट्रोल ही असली तरीका है। तुम एक नेचुरल सेंसर हो जिसमें मजबूत मेंटल पावर है। वापस जाओ और प्रैक्टिस करो। झुओ यू ने वांग हाओ के कंधे पर थपथपाया, एक ह्यूमनॉइड मेका में घुसा और आसमान में उड़ गया। जिया वेईवेई ने वांग हाओ को दबाया और शर्माते हुए कहा, बड़ा बुरा नहीं भाई वांग हाओ, क्या मैं मेका ट्राई कर सकता हूँ? वांग हाओ ने जिया वेईवेई को घूरा। जब उसे उसकी ज़रूरत नहीं होती थी तो वह एक बड़ा बुरा आदमी होता था, और जब ज़रूरत होती थी तो वह भाई वांग हाओ होता था। उसमें सच में कैरेक्टर था। डिंग डोंग, सिस्टम अपग्रेड पूरा हुआ। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। सिस्टम आखिरकार अपग्रेड हो गया था। तो तुम थोड़ी देर खेल सकते हो। याद रखना, इसे मेरे घर वापस ले आना। वांग हाओ ने चाबी जिया वेईवेई को दी और फ्लड ड्रैगन स्पेसशिप पर चढ़ गया। वह वापस जाकर सिस्टम के अपग्रेडेड फंक्शंस चेक करना चाहता था। थैंक यू, बड़ा बुरा आदमी नहीं भाई वांग हाओ। जिया वेईवेई ने चाबी ली, उसकी आंखें आधे चांद की तरह घूम गईं। इस पल उसे लगा कि वांग हाओ असल में इतना बुरा नहीं था। घर लौटने के बाद वांग हाओ ने उत्सुकता से सिस्टम से अपग्रेड के बाद उसके नए फंक्शन के बारे में पूछा। सिस्टम अपग्रेड के बाद ड्रीम बैटलफील्ड अब एक्टिवेट किया जा सकता है। इसमें होस्ट अलग अलग लेवल के एक्सपर्ट्स के खिलाफ ड्यूल करने के लिए विलेन पॉइंट्स खर्च कर सकता है, जिससे मारे जाने की चिंता किए बिना उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और एक पल में जिंदगी और मौत की समझ भी मिल जाएगी। कॉम्बैट एक्सपीरियंस बढ़ाएं। वांग हाओ ने सिर हिलाया। उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस सच में बढ़ाना ज़रूरी था, नहीं तो भयानक कल्टीवेशन होने पर भी उसे इस्तेमाल करना न जानना बहुत अजीब होगा। क्या कोई और फंक्शन नहीं है? वांग हाओ ने पूछा। अभी नहीं। जब होस्ट मार्शल एंसेस्टर तक पहुंचेगा तो सिस्टम फिर से अपग्रेड हो जाएगा और होस्ट के लिए पूरी तरह से नए फंक्शन लाएगा। वांग हाओ ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गया है, फिर पूछा, मेरे पास अभी 13.1 मिलियन पॉइंट्स हैं। क्या आपके पास कोई अच्छी सलाह है? होस्ट 4 तरह के लेवल 2 एट्रीब्यूट स्टोन्स इस्तेमाल कर सकता है। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। पिछली बार 4 तरह के लेवल 1 एट्रीब्यूट स्टोन्स इस्तेमाल करने के बाद उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब लेवल 2 एट्रीब्यूट स्टोन्स इस्तेमाल करके क्या वह मार्शल मास्टर लेवल पर हावी नहीं होने वाला था? हे भगवान, ये कीमत बहुत ज़्यादा है। अपने सामने रखे 4 एट्रीब्यूट स्टोन की कीमतें देखकर वांग हाओ को कोसने का मन किया। लेवल 2 स्ट्रेंथ स्टोन, मार्शल मास्टर्स के इस्तेमाल के लिए। इस्तेमाल के बाद बेस स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल 10 स्टोन। एक्सचेंज पॉइंट्स 500,000 पॉइंट्स। लेवल 2 स्पीड स्टोन, इस्तेमाल के बाद स्पीड बढ़ाता है। 10 स्टोन। एक्सचेंज पॉइंट्स 500,000 पॉइंट्स। लेवल 2 स्पिरिट स्टोन, इस्तेमाल के बाद स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता है। 10 स्टोन। एक्सचेंज पॉइंट्स 500,000 पॉइंट्स। लेवल 2 स्टैमिना स्टोन, इस्तेमाल के बाद एंड्योरेंस बढ़ाता है। 10 स्टोन। एक्सचेंज पॉइंट्स 500,000 पॉइंट्स। मुझे याद है कि वे पहले 1000 पॉइंट्स के होते थे। अब वे 500,000 पॉइंट्स के क्यों हो गए हैं? वांग हाओ हैरान रह गया। अगर उसने वे सभी खरीद लिए तो 20 मिलियन पॉइंट्स लगेंगे। उसके पास अभी जो पॉइंट्स थे उससे वह सिर्फ 2 तरह के एट्रीब्यूट स्टोन खरीद सकता था। होस्ट ने पहले जो एट्रीब्यूट स्टोन खरीदे थे वे लेवल 1 के थे। ये लेवल 2 के हैं और उनके असर अलग हैं। लेकिन 500 गुना फर्क तो नहीं हो सकता। वांग हाओ चिल्लाया। अगर होस्ट को यह महंगा लगता है तो आप लेवल 1 एट्रीब्यूट स्टोन खरीद सकते हैं। वे सस्ते हैं। धत्तेरे की। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। लेवल 1 एट्रीब्यूट स्टोन मार्शल अप्रेंटिस के लिए थे और ऊपरी लिमिट 10 स्टोन थी। उसे उन्हें दोबारा खरीदने का क्या मतलब था? ठीक है, मेरे लिए लेवल 2 स्ट्रेंथ स्टोन और लेवल 2 स्पिरिट स्टोन एक्सचेंज कर दो। वांग हाओ ने आह भरी। जहां तक स्पीड स्टोन और स्टैमिना स्टोन की बात है तो वह उनके लिए बस मेहनत करता रह सकता था।
डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसने 10 लेवल 2 स्ट्रेंथ स्टोन और 10 लेवल 2 स्पिरिट स्टोन खरीदने के लिए 10 मिलियन पॉइंट्स खर्च किए। कुछ ही देर में वांग हाओ के स्ट्रेंथ स्टोन और स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल करने के बाद उसकी ताकत तुरंत 5 या 6 गुना बढ़ गई और वह ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा। उसका पूरा शरीर बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था। अगर वह फिर से जायंट वुल्फ मेका चला रहा होता तो यह निश्चित रूप से बहुत आसान होता। अब मेरे पास सिर्फ 3.1 मिलियन पॉइंट्स बचे हैं। मैं फिर से गरीब हो गया। वांग हाओ के चेहरे पर दर्द था। वह सोच रहा था कि पॉइंट्स पाने के लिए उसे हाल ही में कौन कौन से बुरे काम करने पड़े। डिंग डिंग, तभी वांग हाओ का स्मार्ट रिस्ट बैंड बजा। उसने उसे खोला और देखा कि प्रिंसिपल जोंगली ने उसे कल 11 हाई स्कूल जाने और फिर सिलेक्शन कंपटीशन के लिए स्पेसशिप लेकर वेन्यू पर जाने के लिए नोटिफाई किया था। स्पेस में ट्रैवलिंग, वांग हाओ को थोड़ी उम्मीद हुई। उसने सोचा कि यूनिवर्स में उड़ने का कैसा लगेगा। छोड़ो भी, मुझे पहले सो जाना चाहिए। वांग हाओ ने देखा कि बाहर पहले से ही अंधेरा था, अपने बिस्तर पर चढ़ गया और तुरंत सो गया। उसे सिलेक्शन कंपटीशन से निपटने के लिए काफ़ी आराम करने की ज़रूरत थी। जब वांग हाओ सो रहा था, जिया वेई वेई, वह गुस्सैल छोटी लोली, जायंट वुल्फ मेका चला रही थी और हर जगह तबाही मचा रही थी। एक पल वह आसमान में थी, अगले ही पल वह समुद्र में थी। एक पल उसने सामने एक पहाड़ देखा जो उसे पसंद नहीं आया और उसने सीधे उस पर तोप चला दी। एक पल वह जायंट वुल्फ मेका चला रही थी जो एक चहल पहल वाली सड़क पर दिखाई दिया, खूबसूरत औरतों को देखकर सीटी बजा रहा था और गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा था। जल्द ही जिया वेई वेई के जायंट वुल्फ मेका चलाने की खबर धरती पर बड़ी ताकतों में फैल गई। इसी तरह ये बात जिया वेई वेई के परिवार तक भी पहुंची। जिया परिवार बहुत पुराना परिवार था। इसका इतिहास इंटरस्टेलर फेडरेशन बनने से पहले का पता लगाया जा सकता है। कहा जाता था कि उस समय जिया परिवार बहुत ताकतवर था, जिसके पास 3 मार्शल एम्परर पावर हाउस थे। लेकिन आखिर में किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ, जिससे जिया परिवार अचानक एम्परर स्टार छोड़कर अपने होम प्लैनेट अर्थ पर लौट आया और अकेलेपन की जिंदगी जीने लगा। इस समय जिया परिवार के मेन हॉल में परिवार का मुखिया जिया डोंगशिंग अपने किसी सबॉर्डिनेट की रिपोर्ट सुन रहा था। पैट्रियार्क, जानकारी के मुताबिक जिस जायंट वुल्फ मेचा को वह लड़की चला रही है वह वांग हाओ का है और वांग हाओ को ये झुओ यू ने दिया था, उस आदमी ने बताया। जिया डोंगशिंग ने हाथ हिलाकर उस आदमी को जाने का इशारा किया। उस आदमी के जाने के बाद जिया डोंगशिंग ने नीचे अपने बेटे को देखा जो जिया वेई वेई का पिता जिया मिंगयांग भी था और धीरे से कहा, मिंगयांग, हमारे जिया परिवार के अकेलेपन से बाहर निकलने का समय आ गया है। अकेलेपन से बाहर निकलो, जिया मिंगयांग ने हैरानी से कहा और जिया डोंगशिंग को खाली आंखों से घूरने लगा। जिया डोंगशिंग ने सिर हिलाया और कहा, अब जब यह ज़बरदस्त टैलेंट वांग हाओ सामने आया है और ली युनियांग ने आसमान में उड़ने वाली ड्रैगन आर्ट को सीखा है, साथ ही अलग अलग ग्रहों से यह खबर आ रही है कि कुछ टैलेंटेड युवा एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उभरते हुए टैलेंट का एक बड़ा दौर आ गया है। ऐसे दौर में हमारा जिया परिवार कैसे गैर मौजूद रह सकता है। लेकिन वेई वेई इस साल सिर्फ 16 साल की है, वह अभी बड़ी नहीं हुई है। जिया मिंगयांग ने हिचकिचाते हुए कहा। बड़ी न होने के बारे में क्या? जिया डोंगशिंग ने ठंडी आवाज में कहा। हमारे पूर्वज 10 साल की उम्र में सह सकते थे, वह अब 16 साल की है, वह क्या नहीं सह सकती? क्या उसे सच में बड़े होने तक इंतजार करना होगा, तभी वह ये कर पाएगी? जिया मिंगयांग ने आह भरी, तो ये बच्चा अभी जाकर वेई वेई को वापस ले आएगा और कल जाने से पहले इसे पूरा करने की कोशिश करेगा। जिया डोंगशिंग ने हाथ हिलाया और जिया मिंगयांग इज्जत से पीछे हट गया। युवानगुआंग इक्विपमेंट स्टोर, युन चुयाओ ने एक बड़ा चांदी का डिब्बा निकाला और ले जुवान को दिया। ये तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो माँ तुम्हें ये दे रही हैं। लेजुवान ने धीरे से डिब्बा खोला और अंदर कई नोटबुक देखी जिनमें अलग अलग साधना के अनुभव लिखे थे, साथ ही हथियारों के बारे में भी बहुत सारी जानकारी थी। और हर किताब के कवर पर पंखों का एक जोड़ा बना था। अगर कोई यह निशान देखता तो तुरंत चिल्ला उठता। यह इंटरस्टेलर फेडरेशन के नंबर 1 शार्प शूटर विंग ऑफ गेल ले युवानगुआन का निशान था। 10 साल से भी ज्यादा समय पहले इंटरस्टेलर फेडरेशन पर एक ताकतवर दुश्मन ने हमला किया था। दुश्मन से लड़ने के लिए चारों तरफ से सेनाएं फ्रंट लाइन पर पहुंच गईं, लेकिन दुश्मन सच में बहुत ताकतवर था और इंटरस्टेलर फेडरेशन की ब्लॉकेड लाइन टूटने वाली थी। तभी मार्शल जेनवेई वांग तियानी ने एक हैरान करने वाला फैसला किया, अकेले भेड़िए ले युवानगुआन के साथ मिलकर सिर काटने का ऑपरेशन करने का। लेकिन उस समय हर कोई वांग तियानी को पागल समझ रहा था। हजारों सैनिकों के बीच 2 लोग दुश्मन लीडर को कैसे मार सकते थे? ये जानना जरूरी है कि यह कोई पुराना जमाना नहीं था जहां आप दुश्मन के कपड़े पहनकर उनके अंदर घुस सकते थे। यह एक कॉस्मिक युद्ध था जिसमें कई तरह की हाई टेक्नोलॉजी लगातार आ रही थी। कोई आसानी से सिर कैसे काट सकता था?
लेकिन जब सबको लगा कि ये दो पागल वापस नहीं आएंगे तो वे सच में आ गए और इस नामुमकिन काम को हकीकत में बदल दिया। तब से लोग प्यार से ले युवानगुआन को गेल का विंग और वांग तियानी को बिजली का राजा कहने लगे, ताकि हजारों सैनिकों के बीच आज़ादी से घूमने के उनके कामों की तारीफ की जा सके। ये सब उस छोटे कमीने वांग हाओ के पिता की गलती है, वरना भाई युवानगुआन कैसे गायब हो जाता। युन चुयाओ ने गुस्से में टेबल पर थप्पड़ मारा। वांग हाओ, लेजुवान ने कन्फ्यूजन में अपनी माँ को देखा, फिर उसकी बादाम जैसी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे वह जानती हो कि वांग हाओ के पिता कौन हैं। उस समय उसके पिता को वांग तियानी से एक इनविटेशन मिला जिसमें कहा गया था कि वे साथ में किसी मिशन पर जाएंगे। इस वजह से वे एक साथ गायब हो गए और 7 साल से लापता हैं। अब उसकी माँ ने कहा कि यह सब वांग हाओ के पिता की गलती थी। इसे उस दिन जो हुआ उससे जोड़ते हुए कि वांग हाओ के पिता मार्शल एम्परर लेवल के एक्सपर्ट थे, उनके पास 10 लेवल 6 एलॉय वेपन में से एक हो सकता था और उनका सरनेम भी वांग था। क्या यह मार्शल जेनरी वांग तियानी नहीं था? अफसोस, अब इस बारे में बात करना बेकार है। युन चुयाओ ने आह भरी, फिर धीरे से कहा, अच्छा बेटी, मम्मी ने सीनियर सू म्यू से पहले ही बात कर ली है। हम तियानबी यूनिवर्सिटी में युवानगुआंग इक्विपमेंट स्टोर खोलेंगे, इसलिए हमें अलग नहीं होना पड़ेगा। लेजुवान का मुंह फड़क उठा। जैसा कि एक मार्शल एम्परर से उम्मीद थी, वे काफ़ी जिद्दी थे। यूनिवर्सिटी में कौन वेपन स्टोर खोलता है? और वह अब बच्ची नहीं थी। ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह वांग हाओ ने मेका जायंट वुल्फ चलाया और 11th हाई स्कूल में पहुंच गया। फ्लड ड्रैगन स्पेसशिप चुपचाप उसके सिस्टम बैकपैक में रखा हुआ था, लेकिन बाकी सारा इक्विपमेंट वह अपने साथ ले जा रहा था, क्योंकि उसकी समझ के हिसाब से इंटरस्टेलर फेडरेशन के पास इस तरह के स्पेशल इक्विपमेंट नहीं थे। इसलिए शक से बचने के लिए वह सिर्फ और मेहनत कर सकता था और खुद को सिर से पैर तक तैयार कर सकता था। जब वांग हाओ मेका जायंट वुल्फ से नीचे उतरा तो 11th हाई स्कूल के स्टूडेंट्स तुरंत बेचैन हो गए। ये बेचारा वांग हाओ मेका क्यों चला रहा है? जुओ चाओ ने उसे यह 100 स्कूल हेजेमनी कॉम्पिटिशन के दौरान दिया था। यह आदमी बस हमारे 11th हाई स्कूल की शर्म है, उसने कॉम्पिटिशन में अपनी जगह बेच दी। भाई, थोड़ा और खुले विचारों वाला बनने की कोशिश करो। वांग हाओ का टैलेंट सब जानते हैं। जब तक वह इंटरस्टेलर फेडरेशन को धोखा नहीं देता, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। उफ, हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले ही वांग हाओ ने हमें समाज का एक ज़बरदस्त सबक सिखा दिया है। ये सही है, जब तक तुम काबिल हो, भले ही तुम बुरे हो, कोई ना कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। गलत, मुझे एहसास हुआ है कि जब तक कोई इंसान बेशर्म है, हर जगह जन्नत है। तुम सब गलत हो। मुझे लगता है कि अगर कोई जवान आदमी बदतमीज़ नहीं है तो वह बेकार है। मुझे एहसास हुआ है कि इंसान को जंगली होना चाहिए, उसका दिल घूमने वाला होना चाहिए, उसका शरीर मजबूत होना चाहिए, और मैं सबसे सस्ता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, होस्ट को युवाओं को बिगाड़ने के लिए बधाई, कुल 200,000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। ये लोग पहले तो बस अंदर से बिगड़े हुए थे, अब वे बस बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हो गए हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसने उन्हें बिगाड़ा? इस समय युजुवान पांडा जैसी आंखों से बीच बीच में जम्हाई लेते हुए आए। ये साफ था कि वह कल रात सोई नहीं थी। तुम कल रात मस्ती करने तो नहीं गए थे, है ना? वांग हाओ ने युशुवान को ऊपर नीचे से नापा। सच में उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में कोई ऐसा शौक रखेगा। बकवास। युशुवान ने वांग हाओ को गुस्से से घूरा। मैं कल रात अपने पापा के छोड़े हुए नोट्स पढ़ रही थी और उसमें खो गई। वांग हाओ की गॉसिप की आग तुरंत भड़क गई। तुम्हारे पापा असल में कौन हैं? कल वाले अंकल से उनका क्या रिश्ता है? और तुम्हारी मम्मी, जो एक मार्शल एम्परर हैं, धरती पर क्यों हैं? हे, युजुवान ने वांग हाओ को 2 शब्दों में जवाब दिया। तभी एक दुखद चीख सुनाई दी, आह! दोनों ने सिर घुमाकर देखा तो देखा कि जिया वेई वेई, वह गुस्सैल छोटी लोली, सावधानी से चल रही थी। लेकिन उसके हर कदम के साथ जमीन पर दरारें पड़ जाती, खासकर आसपास के लोग, जो सभी डरकर जिया वेई वेई से बच रहे थे। और जिया वेई वेई के सामने एक स्टूडेंट अपना हाथ पकड़कर बुरी तरह चिल्ला रहा था। साफ था कि उसने अभी अभी जिया वेई वेई को छुआ था। इस गुस्सैल छोटी लोली में बहुत ताकत है। वांग हाओ का एक्सप्रेशन बदल गया। ये ताकत लेवल 2 स्ट्रैंथ स्टोन्स के 10 पीस इस्तेमाल करने पर उसकी ताकत से भी ज्यादा थी। बस इतना था कि जिया वेई वेई की अभी की साधना के हिसाब से उसे इस पावर को कंट्रोल करने में कुछ समय लगेगा। लगता है अचानक से पावर बढ़ गई है। युजुवान की भौहें तन गईं। क्या जिया वेई वेई ने कोई मना किया हुआ ड्रग लिया था? तुम्हें क्या हो रहा है? वांग हाओ जिया वेई वेई के सामने आया और उत्सुकता से पूछा। जिया वेई वेई का चेहरा उदास था। मुझे भी नहीं पता। कल मैं मेका के साथ ठीक से खेल रही थी, लेकिन फिर मेरे पापा मुझे घर ले आए और कहा कि मुझे किसी तरह की विरासत लेनी होगी। फिर मुझे इतना दर्द हुआ कि मुझे लगा जैसे मैं मर रही हूँ, और आज सुबह मैं ऐसी हो गई। पारिवारिक विरासत।
युजुवान और वांग हाओ ने जिया वेईवेई को चौड़ी आंखों से देखा। इस गुस्सैल छोटी लोली की पहचान बहुत खास थी। जिन परिवारों के पास पारिवारिक विरासत होती है वे सभी जाने माने अमीर परिवार होते हैं, जो मिल्की वे गैलेक्सी पर इंटरस्टेलर फेडरेशन के दबदबे की नींव हैं। अगर वेईवेई के पास खानदानी विरासत है तो वह धरती पर क्यों है? युशुवान ने कन्फ्यूशन में पूछा। अपनी मां से मिली जानकारी के मुताबिक जिसके पास खानदानी विरासत है, चाहे खानदान कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो गया हो, जब तक विरासत बनी रहती है वह रॉयल एकेडमी में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले सकता है। लेकिन अब जिया वेईवेई के परिवार के पास साफ तौर पर विरासत है तो वह रॉयल एकेडमी में पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? धरती को मदर प्लैनेट होने के नाते नेचुरली दूसरे लेवल एक प्लैनेट्स की तरह नहीं देखा जा सकता। तुम अभी बहुत छोटे हो और बहुत सी बातें तुम्हें समझ नहीं आती। प्रिंसिपल जोंगली पास आए, जिया वेईवेई को कुछ सीरियस एक्सप्रेशन से देखते हुए। क्या जिया परिवार आने की तैयारी कर रहा है? वांग हाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या धरती पर अभी भी अनसुलझे रहस्य हैं? ठीक है, तुम सब स्पेसशिप पर चढ़ो। प्रिंसिपल जोंगली ने ऊपर देखा तो एक स्पेसशिप नीचे उतरा। ये बहुत छोटा है ना? वांग हाओ और बाकी लोग थोड़े निराश हुए। यह ज़्यादा से ज़्यादा उसके फ्लड ड्रैगन से थोड़ा ही बड़ा था। ये सिर्फ तुम्हें लेने के लिए स्पेसशिप है। असली स्पेसशिप स्पेस में है। प्रिंसिपल जोंगली वांग हाओ और बाकी दो को स्पेसशिप पर ले गए। मेका जायंट वुल्फ भी छोटे स्पेसशिप के पीछे लगा हुआ था। छोटे स्पेसशिप में अंदर जाने के बाद पृथ्वी से चुने गए सभी कंटेस्टेंट मौजूद थे। बस वांग हाओ को अजीब लगा कि उसने असल में जू कियानकिन को नहीं देखा। जू कियानकिन की कॉम्बैट पावर के साथ उसे आगे के कंपटीशन में ज़रूर जीतना चाहिए था, लेकिन उसने उसे क्यों नहीं देखा? जैसे ही वांग हाओ सोच रहा था कि जू कियानकिन को क्यों नहीं चुना गया, छोटा स्पेसशिप पहले ही स्पेस में आ चुका था। सबकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई दी, लगभग 1 से 2000 मीटर लंबा एक बड़ा कॉस्मिक स्पेसशिप। यह एजियो ड्रैगन है। जुओ चाओ ने स्पेसशिप को खाली आंखों से देखा। उसके चेहरे पर ऐसा हैरानी थी जिसे बताया नहीं जा सकता। छोटे स्पेसशिप के एजियो ड्रैगन में अंदर जाने के बाद वांग हाओ और बाकी लोगों ने अपने आसपास कई जवान लड़कों और लड़कियों को देखा। यहाँ कम से कम दसियों हजार लोग हैं। क्या ये सभी लोग सिलेक्शन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं? युजुवान ने कहा। जुओ चाओ ने गंभीरता से कहा, ये सही है, ये लोग भी तुम्हारी तरह ही सिलेक्शन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन तुमने एक बात गलत कही, यहाँ सिर्फ दसियों हजार कंटेस्टेंट नहीं हैं, बल्कि 5.3 मिलियन हैं। 5.3 मिलियन। सब लोग हैरानी से चिल्लाए। इंटरस्टेलर फेडरेशन के पास लेवल 1 के हजारों प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट पर 5 स्पॉट हैं। ये 5.3 मिलियन लोग सच में इतने ज़्यादा नहीं हैं। प्रिंसिपल जोंगली ने सांस छोड़ी, और तुम्हें इन 5.3 मिलियन लोगों में से अलग दिखना है और टॉप 500 के लिए मुकाबला करना है। 1 मिलियन में एक, स्टूडेंट्स ने कहा। प्रेशर बहुत ज़्यादा था। प्रिंसिपल जोंगली ने सिर हिलाया और कहा, यह 1 मिलियन में एक नहीं है। अगर तुम इन 500 लोगों में से एक बन भी गए तो तुम सिर्फ 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के ब्रांच कैंपस में ही जा पाओगे, मेन कैंपस में नहीं। तुम्हें 4 बड़ी की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बिल्कुल नहीं माना जाता, सिर्फ रिजर्व स्टूडेंट माना जाता है। बिल्कुल नहीं, सब ने कहा। लाखों में एक होना ही काफ़ी डरावना था, लेकिन उन्हें तो 4 बड़ी की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी नहीं माना जाता था। क्या इससे उन्हें अपनी ज़िंदगी पर शक हो रहा था? जुओ चाओ ने गहरी आवाज़ में कहा, मैंने अपने पापा से सुना है कि 4 बड़ी की यूनिवर्सिटी सिर्फ लेवल 1 प्लैनेट से ही नहीं, बल्कि लेवल 2, 3, 4 प्लैनेट से भी रिक्रूट करती हैं। हाई लेवल प्लैनेट पर पैदा हुए लोगों की तुलना में उनकी कल्टीवेशन लेवल 1 प्लैनेट पर हमारी तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत है। प्रिंसिपल जोंगली ने सिर हिलाया। हाँ सही है, 4 बड़ी की यूनिवर्सिटी पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन से रिक्रूट करती हैं। लेवल 1 प्लैनेट का तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरस्टेलर फेडरेशन में 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को जो चीज़ सच में मशहूर बनाती है वे हैं ऊंचे लेवल के ग्रहों के स्टूडेंट। दूसरे शब्दों में, ये ब्रांच कैंपस असल में हम जैसे छोटे लेवल के ग्रहों के स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं। युशुवान ने पूछा। हालांकि यह मानना मुश्किल है, लेकिन सच में ऐसा ही है। प्रिंसिपल जोंगली ने सांस छोड़ते हुए कहा, सिर्फ वही लोग जो इन ब्रांच कैंपस में सबसे अलग दिखते हैं वे ही 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सच्चे स्टूडेंट बनने के काबिल हैं।